वेलकम टू माई SK पॉडकास्ट FM चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चैप्टर 21 उसी को बचा लो। जब झोंगयू ने उन मांस खाने वाले राक्षसों के बारे में सोचा जो बाहर घूम रहे थे, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ये सोचकर डर लगने लगा कि क्यों चूशुए भी वैसा ही राक्षस बन जाएगी जो उसका ही मांस खा जाएगी। अब उसकी ओर देखने का नजरिया ही बदल गया। घिन और डर दोनों था उसकी आंखों में। वो औरत जो अपने बच्चे को सीने से चिपकाए हुई थी, लगातार चिल्ला रही थी, तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे बाहर क्यों नहीं फेंक रहे? अगर ये जाग गई तो हम सब मर जाएंगे। जैसे ही उस औरत ने ये कहा, वहां मौजूद बाकी लोगों में हलचल मच गई। उनकी नजरें पहले से ही क्यू चूशुए के बड़े खाने के बैग पर थीं। अगर ये लड़की मर जाती तो उसका खाना। झोंगयू डर के मारे किन्ही के पीछे छुप गई और कांपते हुए बोली, किन्ही, चलो इसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? अगर ये सच में राक्षस बन गई तो हम क्या करेंगे? किन्ही की आंखों में हल्की सी हंसी तैर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि क्यों चूशुए सब सुन रही थी। जब किसी की शक्तियां जाग रही होती हैं, तब भले ही होश न हो, लेकिन इंसान आसपास की हर बात को महसूस कर सकता है। झोंगयू को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके मुंह से निकले हर एक शब्द सीधे क्यू चूशुए के दिल में उतर रहे थे। इतने हंगामे के बीच किन जियाओ जो अपना ब्रेड खाने ही वाली थी, सब सुनकर वहां आ गई। उसने मासूम सी शक्ल बनाए, बड़ी बड़ी आंखों में मजबूरी झलक रही थी। बड़ी बहन यू, चूशुए शायद सिर्फ बीमार हो सकता है वो राक्षस न बने। अगर हम ऐसे ही उसे बाहर फेंक देंगे तो बहुत खतरनाक होगा। और तुम दोनों तो बहुत अच्छी दोस्त ही न। तुम जो कर रही हो वो गलत है। किन जियाओ का चेहरा ऐसा मासूम बना था जैसे वो कोई परी हो। किन यी को उसका ये नाटक देखकर घिन आ गई। सच में ये लड़की बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, उसने सोचा और ठंडी नजरों से उसे देखा। झोंगयू थोड़ा शर्मिंदा हुई, लेकिन उसे अब भी नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रही है। आखिर कहते हैं ना, जो खुद की मदद नहीं करता उसे भगवान भी नहीं बचाता। उसने किन जियाओ की ओर देखा और ताना मारा, किन जियाओ, अब ये नाटक बंद कर दो। अगर वो सच में राक्षस बन गई तो सबसे पहले तुम ही उसे बाहर फेंकोगी। इतनी ही उसकी फिक्र है तो उसे अपने पास क्यों नहीं रख लेती? तुम उसकी देखभाल कर लो। किन जियाओ एक पल को चुप हो गई और उसकी आंखों में क्यू चूशुए के लिए नफरत सी झलकने लगी, जो गंदगी में लिपटी हुई जमीन पर पड़ी थी। ये सोचते ही वो अचानक रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो एक टूटी हुई गुड़िया जैसी लगने लगी। बड़ी बहन यू, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो बस ये सहन नहीं कर पा रही कि तुम सब मिलकर चूशुए को बाहर निकाल दो। किन्ही के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि ये चालाक लड़की कितनी तेज है। जैसे ही झोंगयू ने उसे चूशुए की जिम्मेदारी देने की बात कही, उसने फौरन बात घुमा दी। उसी वक्त किन हानमो वहां आ गया। उसे किन जियाओ की फिक्र हो रही थी और जब उसने देखा कि उसकी बहन रो रही है तो गुस्से में आ गया। झोंगयू, अगर तुमने जियाओ को फिर से तंग किया तो मैं लड़की पर हाथ उठाने से भी नहीं डरूंगा। झोंगयू को बुरा लगा कि सब उसे ही गलत समझ रहे थे। क्यों? ये सब तो किन जियाओ की वजह से हो रहा है, फिर भी सब मेरी ही गलती निकाल रहे हैं। काश इस दुनिया में किन जियाओ होती ही नहीं। उसकी आंखों में एक पल के लिए नफरत की झलक दिखाई दी। भीड़ का मूड बिगड़ता देख किन यी के अंदर से एक ठंडी और खतरनाक हवा सी निकलने लगी। उस माहौल में एकदम ठंडक छा गई और लोगों को सांस लेना भी भारी लगने लगा। एक कोने में खड़े किन मेन ने भी वो दबाव महसूस किया। उसने हैरानी से उस नौजवान को देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़के का प्रेशर उसके बराबर था। अब किन मैन के मन में किन यी को लेकर डर भी था और दिलचस्पी भी। क्या वो वाकई कोई खास इंसान है? किन यी ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ वही लोग राक्षस बनते हैं जो किसी राक्षस के काटने से संक्रमित हो जाएं। इस लड़की को सिर्फ बुखार है, मेरे पास उसकी दवा है। चैप्टर 22 अलग रास्ते। अब भी कुछ लोग ऐतराज करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही किन यी की नज़र उन सब पर पड़ी, सबके मुंह अपने आप बंद हो गए। किन यी इन लोगों को दोष नहीं दे सकती थी कि वो क्यू चूशुए को बाहर निकालना चाहते थे। डर था कि कहीं वो राक्षस न बन जाए। अगर उसकी जगह कोई और होता, शायद वो भी यही करता। लेकिन ये लड़की, किन यी की नज़र क्यू चूशुए के गुलाबी से चेहरे पर टिक गई। एक झलक में ही उसे समझ आ गया था, क्यू चूशुए नाजुक और प्यारी सी लगती थी और उसके आसपास एक सुकून सा एहसास होता था। ये लड़की ठीक वैसी ही थी जैसी किन यी पिछली जिंदगी में थी। बोली,
बेवकूफ़ और जान को खतरे में डालने वाली। किन यी का दिल पिघल गया। उसने तय कर लिया, इसे इस बार मुसीबत से निकाल देगी। लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद जो भी होगा वो कियू छुशुए पर ही निर्भर करेगा। किन यी ने दवाई निकाली और कियू छुशुए को दे दी। रात के बीच में ही उसका बुखार उतर गया और वो होश में आ गई। उसके होंठ सूख चुके थे। वो उन्हें हल्का सा चाटते हुए किन यी की ओर देखा और धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, किन यी, शुक्रिया। हालांकि वो बेहोश थी, लेकिन सबकी बातें उसे सुनाई दे रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरी में उसे बचाने वाली वही किन यी थी, जो बाहर से बिल्कुल ठंडी और बेरुख लगती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जब उसने सबकी बातें सुनी थी तो उसके दिल में कितना अंधेरा छा गया था, खासकर जब झोंगयू उसे बाहर फेंकने की बात कर रही थी। उसने हमेशा सोचा था कि झोंगयू का गुस्सा बस ऊपर से था, लेकिन वो अंदर से सच्ची थी। लेकिन आज कियू छुशुए ने झोंगयू की तरफ देखा, जो बेफिक्री से सो रही थी। उसकी आंखों में ठंडापन था। किन यी की आंखें बंद थीं, जैसे वो भी सो रही हो, लेकिन उसकी लंबी पलकों के नीचे एक हल्की सी दरार छिपी थी। कियू छुशुए चुप हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में बीते लम्हे घूमने लगे और होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान उभर आई। ये हंसी ताने जैसी थी, या शायद अपने ही हाल पर एक हंसी। अगली सुबह जब झोंगयू ने देखा कि कियू छुशुए ठीक हो गई है, तो वो हैरान रह गई। उसने उसे कस के गले लगा लिया। आशुए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शुक्र है तुम ठीक हो गई। कियू छुशुए की नज़र अब भी ठंडी थी, लेकिन उसने फिर भी धीरे से झोंगयू की पीठ थपथपाए और नर्म आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सच में ठीक थी। अब तो उसे खुद में पहले से कहीं ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। उसकी नज़र और सुनने की शक्ति तेज हो गई थी और शरीर में गर्मी सी महसूस हो रही थी। तभी अचानक उसकी उंगली के छोर पर एक नन्ही सी लौ जल उठी। कियू छुशुए चौंक गई और झोंगयू भी, लेकिन किन यी को सब समझ आ गया था। तो ये बात है, ये लड़की सच में भविष्य की उस पीढ़ी से थी जिसमें खास काबिलियतें जागती थी। और ये जो जागा है वो है आग की शक्ति, जो हमलों में दूसरी सबसे ताकतवर होती है। किन यी ने बेजान से स्वर में कहा, बधाई हो। कियू छुशुए को होश आया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने रेजिडेंट ईवल जैसी फिल्में देखी थी, जहां कुछ लोग अचानक शक्तिशाली बन जाते हैं, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उसके साथ भी हो सकता है। इसका मतलब था कि अब उसके पास जिंदा रहने का एक और जरिया है। झोंगयू भी चकित थी। उसे नहीं पता था ये क्या हो रहा है, पर अब उसे लगने लगा था कि कियू छुशुए ताकतवर बन गई है, तो शायद वो भी महफूज रहेगी। लेकिन उसकी आंखों में एक पल को जलन सी चमक गई। ये सब उसके साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ क्यों नहीं? कियू छुशुए की आंखें चमक रही थीं और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ शुक्रिया। किन यी ने अपना सामान समेटा, हाथ में बड़ा चाकू लिया और कियू छुशुए की ओर देखा, मुझे अब जाना होगा, अब हम अलग रास्तों पर हैं। झोंगयू चौंक गई, तुम अब हमें साथ नहीं ले जाओगी? किन यी के होंठ हल्के से खुले, एक खूबसूरत गुलाबी मुस्कान की शक्ल में, जो शायद किसी और वक्त बेहद मोहक लगती। लेकिन इस बार उसमें वो शब्द छिपे थे जो झोंगयू का दिल तोड़ देने वाले थे। मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? अब तुम्हें दोस्त मिल गया है, यही तो चाहिए था ना? झोंगयू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। और उस पल 3 लड़कियां जो कभी एक साथ भाग रही थी, 3 अलग अलग रास्तों की ओर बढ़ गईं। चैप्टर 23, कितना बड़ा अंडा है ये। झोंगयू एकदम सन रह गई। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? किन यी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उसकी ठंडी लेकिन चमकती आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ये लड़का वाकई बहुत खूबसूरत है। वो खूबसूरती किसी जादू जैसी थी, खतरनाक पर आकर्षक, जैसे अफीम का नशा। कियू छुशुए थोड़ी देर के लिए खुसी गई, फिर अचानक होश में आई। लेकिन उसकी आंखों में और चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। वो समझ गई थी कि उसके सामने खड़े इस युवक का दिल बहुत कोमल है, सबके मुकाबले सबसे ज्यादा। किन यी ने सुस्त अंदाज में कहा, तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त किन जियाओ जियाओ नहीं मिल गई? उसके कपड़ों से साफ पता चलता है कि उसका परिवार कितना ताकतवर है। उनके साथ रहोगी तो अपने परिवार तक भी पहुंच सकोगी। ये सुनते ही झोंगयू के मन में कुछ हलचल सी हुई। उसे मालूम था कि किन परिवार बहुत ताकतवर है। किन यी के साथ यूं ही भटकने से बेहतर था कि वो अपने परिवार को ढूंढ ले। लेकिन समस्या ये थी कि उसने किन जियाओ जियाओ को नाराज कर दिया था। अब पता नहीं कि उसका परिवार उसे अपनाएगा या नहीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, काश मैंने उस वक्त किन जियाओ जियाओ से झगड़ा न किया होता। अब क्या करूं? इतने साल चुप रही, सहती रही, फिर अब क्यों सब फूट पड़ा?
किन यी ने उसके चेहरे पर पछतावे के भाव देखे और चलते चलते उसे याद दिलाया, इस सर्वनाश की दुनिया में सबसे जरूरी चीज है खाना, संभल कर रहना। ये सुनकर झोंग यू की आंखों में चमक आ गई। सही कहा, मेरे पास खाना है, और यही चीज है जो किन परिवार के पास कम है। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वो खाना लेकर जाएगी तो वो लोग उसे जरूर साथ रखेंगे। कियू छुशुए ने गंभीरता से किन यी की ओर देखा और बोली, मैं ध्यान रखूंगी। किन यी हल्के से मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली, बस अपना बैग उठाया और निकल पड़ी। वो सुबह बहुत जल्दी निकल गई थी, जब बाहर अब भी अंधेरा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे सब कुछ तबाही और मायूसी से भरा हो। किन यी ने बंद दरवाजों की ओर देखा और मुस्कुराई। किन जियाओ जियाओ, किन मियान, अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारा सामना कर सकूं, लेकिन अगली बार जब मिलूंगी तुम्हारी जान ले लूंगी। हड्डियों की सफाई, बोन मैरो वॉश के बाद उसकी नजरों की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन वो सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कुछ ज़ॉम्बी दूर दूर टहल रहे थे। किन यी ने अपनी खुशबू बदली और आगे बढ़ गई। दुबली पतली दिखने वाली वो लड़की, सीधी पीठ, आत्मविश्वास से भरी चाल में, किसी रॉयल खानदान की शहजादी जैसी लग रही थी। छोटे से पेट्रोल पंप पर सूरज की एक किरण पड़ी और बताया कि सुबह हो गई है। किन जियाओ जियाओ अब भी हाथ में ब्रेड दबाए खा रही थी। उसके चेहरे पर घिन और घमंड साफ दिख रहा था जब वो अपने भाई की ओर बैठी झोंग यू को देख रही थी। सुबह सुबह झोंग यू पता नहीं किस सोच में पड़कर उनके पास आए और कहा कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है। उसे अब भी झोंग यू से नफरत थी, लेकिन जब उसने खाना देखा तो चुप रहना पड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ ठंडा सा लग रहा था, एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों तक चुभ रही थी। वो ये एहसास ठीक से समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने उसे नज़रअंदाज किया और फिर से ब्रेड खाने लगी। उसकी नज़र अब भी उसी जगह पर थी जहाँ किन यी सोई थी। क्या ही अफसोस है, इतना सुंदर लड़का और बिना नाम बताए चला गया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी तबाही बनने वाला है। इस वक्त किन यी एक घास के मैदान पर बैठी थी, हाथ में एक अंडा पकड़े हुए। क्या ज़बरदस्त अंडा है ये, उसने अपने ठुड्डी को खुजाते हुए सोचा। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अंडा उसने कब खरीदा। सबसे बड़ा सवाल ये था, ये अंडा ओरिजिन स्पेस में आया कैसे, और ये है किस चीज़ का अंडा। ये अंडा शुतुरमुर्ग के अंडे से भी बड़ा था और उसका सफ़ेद खोल नीली सी चमक में हल्का सा झिलमिला रहा था। चैप्टर 24, बर्फीला फीनिक्स। ओरिजिन स्पेस की हवा में ढेर सारी स्पिरिट फैली हुई थी और वहाँ हरी भरी ताज़ी स्पिरिट घास भी उग रही थी। किन यी घास पर बैठी थी और उसने उस बड़े अंडे को अपनी गोद में लेकर भींच रखा था। उसकी आंखें थोड़ी सी मिची हुई थीं। गैस स्टेशन से निकलने के बाद वो सीधे ओरिजिन स्पेस में आ गई थी और बस कुछ ही कदम चलने के बाद उसे ये अंडा मिला था। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी जोर से दबाने के बावजूद अंडा फूटा नहीं। और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि किन यी को याद तक नहीं था कि उसने कभी ऐसा कोई अंडा खरीदा हो। साथ ही उसके अंदर की एक भावना कह रही थी कि इस अंडे से निकल रही हल्की नीली बर्फीली चमक बताती है कि ये अंडा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खास है। थोड़ी देर सोचने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो उसके पेट में भूख की आवाज उठी। उसने हाथ में पकड़े अंडे की तरफ देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वैसे भी ये है तो अंडा ही, और अंडा तो खाया ही जा सकता है। इतना बड़ा अंडा सेक कर खाऊं तो मजा आ जाएगा। शायद अंडे को उसके इरादों का अंदाजा हो गया था, तभी तो वो अचानक से कांपा और कुछ कदम आगे कूद गया। हाँ, सच में वो अंडा 2-3 कदम कूद गया और उसी पल किन यी के दिमाग में एक बच्चा जैसी आवाज गूंजी। तू कितनी बेवकूफ औरत है, इस राजा को खाने की सोच रही है। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे भस्म नहीं कर दूंगा? उस आवाज के साथ ही उसके दिमाग में तेज गूंज और दर्द शुरू हो गया, जैसे कोई लगातार झनकार कर रहा हो। उसकी सोच तक पर असर पड़ रहा था। किन यी ने चिढ़कर कहा, चुप हो जा, और तभी वो आवाज चुप हो गई। उसके दिमाग का दर्द भी थोड़ा कम हुआ। उसने गुस्से में अंडे में उंगली चुभोते हुए पूछा, ये तू बोल रहा था? कोई जवाब नहीं आया, बस एक चुप्पी। किन यी ने भौहें चढ़ाई और फिर धमकी दी, जवाब नहीं देगा? अगर ऐसे ही चुप रहा तो सच में पकाकर खा जाऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, फिर से वही बच्चा जैसी आवाज आई, अभी तो तूने ही कहा था चुप रहने को। किन यी की आंखें कुछ पल के लिए फड़क गईं। थोड़ी सी बेइज्जती सी महसूस हुई। ठीक है, अब बोलने से नहीं रोक रही। बता कौन है तू, और यहाँ ओरिजिन स्पेस में आया कैसे? उसे अंडे से बात करना अजीब नहीं लग रहा था।
क्योंकि लेबोरेटरी में फंसे रहने से पहले उसने ऐसी बहुत सी चीजें देखी थी, जानवर और पौधे जो म्यूटेट हो चुके थे और जिनमें अक्ल आ गई थी। कुछ अवेकनर्स उन्हें पालतू बना लेते थे, इसलिए वो अब इस अंडे को भी एक ऐसा ही समझ रही थी, एक समझदार म्यूटेटेड अंडा। तभी अंडा थोड़ा हिला और बोला, ये राजा है बर्फीला फीनिक्स, प्राचीन काल का पौराणिक पक्षी, और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि ये ओरिजिन स्पेस मेरा है। कीन ये पहले से मानसिक रूप से सब कुछ झेलने को तैयार थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से हैरानी छुप नहीं सकी। बर्फीला फीनिक्स, प्राचीन पौराणिक जीव। अच्छा, तो अब मुझे बेवकूफ़ समझा है क्योंकि मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी। शायद आइस फीनिक्स को समझ आ गया था कि कीन ये उस पर यकीन नहीं कर रही, इसलिए उसने और समझाना शुरू किया। ये राजा सच में आइस फीनिक्स है। वैसे भी तुझे पता होना चाहिए, ये दुनिया बस एक छोटा सा रेल्म है। ऐसे 300 से ज्यादा रेल्म्स और हैं। आइस फीनिक्स के मुताबिक दुनिया में अनगिनत रेल्म्स हैं जो आपस में कभी मिलते नहीं। धरती अर्थ उनमें से एक रेल्म है। आइस फीनिक्स एक रेल्म से आया था, फॉलन फेदर कॉन्टिनेंट, जहाँ के लोग अलग अलग तत्वों में कल्टिवेट कर सकते थे। ये ओरिजिन स्पेस उसके मालिक ईपॉक हेवन ने बनाया था और वो इससे अपने दिल के खून से जुड़ा हुआ था। ईपॉक हेवन को जब दूसरों ने चोट पहुंचाई तो ये आइस फीनिक्स और ओरिजिन स्पेस धरती पर आ गिरे और कीन ई से किसी तरह इनका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कीन ई थी ओरिजिन स्पेस की नई मालिक और आइस फीनिक्स की भी। चैप्टर 25, अंडे का फूटना। कीन ई ने अपना सिर सहलाया और माथे पर हल्की सी शिकन डाल दी, लेकिन उसका शांत चेहरा और नज़ाकत भरी आंखें किसी तस्वीर से कम नहीं लग रही थी। तो तुम किसी और दुनिया से आए हो? बर्फीले फीनिक्स ने अपना अंडा हल्के से हिलाया, यही उसका जवाब था। कीन ई जल्दी ही इस सच्चाई को स्वीकार कर पाए। जब खुद उसकी जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है, तो फिर एक अंडा जो दुनियाओं के पार सफ़र कर सकता है, वो भी कोई अजीब बात नहीं थी। और फिर ये अंडा उसका एहसानमंद भी था। इस ओरिजिन स्पेस ने उसकी बहुत मदद की थी और शायद उसकी दोबारा जिंदगी भी इसी अंडे की वजह से मिली थी। यही सोचते हुए उसका रवैया इस बर्फीले फीनिक्स के लिए थोड़ा नर्म हो गया। कीन ई भले ही एक ठंडी और बेरहम इंसान हो, लेकिन जो उसके साथ अच्छा करता है उसे वो जरूर लौटाती है। कीन ई ने उस चिकने अंडे को सहलाते हुए पूछा, तो अब तुम्हें फोड़ना कैसे है? बस तुम्हें और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट बांधना होगा। तुम अपना खून इस अंडे पर टपका दो, फिर मैं बाहर आ जाऊंगा और तुम मेरी सच्ची मालिक बन जाओगी। कीन ई ने बिना झिझके अपनी उंगली में बर्फ की सुई चुभाए और एक बूंद खून अंडे पर टपका दी। एक ही पल में पूरे ओरिजिन स्पेस में रोशनी की लहरें फैल गईं। कीन ई को एक हल्का सा नीले बालों वाला आकार दिखाई दिया। एक पुरानी गूंजती हुई आवाज आई, मैं फीनिक्स जाति का सदस्य तुझसे बंधन जोड़ता हूँ। जीवन हो या मृत्यु अब कभी जुदा नहीं होंगे। जब कीन ई उस ट्रांस से बाहर आए, उसने देखा कि अंडे पर दरारें आ चुकी थीं और एक छोटा सा बालों भरा सिर बाहर झांक रहा था। फिर एक गोल मटोल बर्फीला नीला पंछी उछलकर बाहर आया। उसके काले बीन जैसे नन्हे नन्हे आंखें कीन ई को घूर रही थीं और फिर वो अपने ही अंडे के टुकड़े खाने लगा। सारा अंडा खाकर वो छोटे से प्राणी ने तसल्ली भरी मुस्कान दी और अपना गोल सा पेट सहलाया। कीन ई ने उस गोल मटोल पंछी को हाथ में उठाया और भौहें सिकुड़ते हुए बोली, तुम सच में एक प्राचीन फीनिक्स हो या फिर बस एक मोटा सा चिड़िया? ये सुनते ही बर्फीला फीनिक्स गुस्से से फट पड़ा। उसने अपना छोटा सा शरीर मरोड़ा और चिड़चिड़ी आवाज में जी 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 करने लगा। तू पागल औरत, ये राजा फीनिक्स है, वो भी प्राचीन पौराणिक फीनिक्स, कोई मामूली चिड़िया नहीं। इन नीच जीवों की तुलना इस राजा से मत कर। कीन ई ने मजे से उसकी हालत देखी और फिर हंसी रोकते हुए बोली, ठीक है, तू चिड़िया नहीं है, पर असल में लगता तो मोटे से मुर्गे जैसा है। फीनिक्स उछलने कूदने लगा। जी 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 जी, तेरा बाप चिड़िया नहीं है, तेरा बाप फीनिक्स है, प्राचीन फीनिक्स। तेरा बाप जैसे शब्द सुनकर ये साफ था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। कीन ई ने सोचा अब ज्यादा छेड़ना ठीक नहीं, इसलिए चुप हो गई। लेकिन तभी उसका पेट भूख से गड़गड़ाने लगा। उसने स्टोव से एक रेडीमेड खाना निकाला। गर्म चावल, यूजियांग स्टाइल में पके हुए ताज़े पोर्क स्ट्रिप्स और नर्म नर्म रिब्स, खुशबू ही जानलेवा थी। कीन ई खाने लगी तेजी से लेकिन बहुत नज़ाकत से। बर्फीले फीनिक्स ने जैसे ही खुशबू सूंघी, उसकी काली आंखें चमक उठीं और मुंह से लार टपकने लगी। खाना तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। कीन ई ने उसके भूखे नजरों को देखा। उसने एक रिब उठाए और प्यार से पूछा, खाना है? फीनिक्स ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ हाँ, बहुत मन है। कीन ई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दे सकती हूँ, लेकिन मैं निकम्मों को नहीं पालती। तुम क्या कर सकते हो? इतना सुनते ही
फीनिक्स के पर खड़े हो गए और वो और भी मोटा लगने लगा। ये राजा प्राचीन पौराणिक जीव है। मेरी एक बर्फीली सुई से बाहर के आधे राक्षस मर जाएंगे। किन्ही हड्डी चूसते हुए मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें मजाक और चुनौती दोनों थे। सच में। चैप्टर 26 युनहुआन की टीम। जब किन्ही ने उसे घूर कर देखा तो आइस फीनिक्स को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे पता था कि इसकी मास्टर ज्यादा भावनात्मक इंसान नहीं है, इसलिए उसने हल्की सी घबराहट के साथ जवाब दिया, ये राजा अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तब सब कर पाएगा। किन्ही को पहले से ही ये अंदाजा था, इसलिए उसने इस मोटे से पंछी नहीं, इस छोटे से फीनिक्स से कोई मदद की उम्मीद नहीं लगाई थी। पर जो बात वो कह रहा था उसमें सच्चाई थी। अभी भले ही छोटा है, लेकिन आखिरकार ये एक पौराणिक जीव है। जब ये बड़ा होगा तो जरूर उसकी बहुत मदद करेगा। वैसे भी अब तो उसका इससे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। किन्ही को उसके साथ एक जुड़ाव महसूस हो रहा था, जैसे वो उसका ही हिस्सा हो। किन्ही कोई अच्छी इंसान नहीं थी, लेकिन जो उसका था उसके लिए वो हमेशा रक्षात्मक रहती थी। तुझे क्या चाहिए? आइस फीनिक्स हैरान रह गया। उसके सिर के 3 छोटे छोटे बाल खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन्ही इतनी सीधे सपाट होगी। दिल के अंदर हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। इस बेवकूफ़ औरत ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए महान आइस फीनिक्स राजा ने भी उसे अब अपना मान लिया। क्रिस्टल कोर चाहिए, मुझे उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। किन्ही ने चैन की सांस ली। शुक्र था इसने कोई अजीब चीज नहीं मांगी। अपोकेलिप्स के दौर में क्रिस्टल कोर की कोई कमी नहीं थी। जितने ज्यादा ज़ॉम्बी उतने ज्यादा क्रिस्टल कोर। हालांकि इनसे ताकत बढ़ाई जा सकती थी, पर इसके साथ कई छुपे हुए खतरे भी थे। फिर भी लोग क्रिस्टल कोर के पीछे ऐसे भागते थे जैसे कोई खजाना मिल रहा हो। पर आज की बात याद करते हुए किन्ही सच में चाहती थी कि इस भूखे जानवर को फिर से उसके अंडे के खोल में बंद कर दे। शायद ये बात समझकर आइस फीनिक्स ने अपनी वैल्यू खुद दिखाने का फैसला किया। मैं स्पेस से जुड़ा हूँ, जब तू नहीं होगी तब मैं फल और सब्जियां इकट्ठी कर सकता हूँ। तुझे खेती की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं पता तू लड़के के भेष में क्यों घूमती है, लेकिन मैं अपनी इल्यूजन टेक्निक से तेरी मदद कर सकता हूँ। इससे तू ज्यादा सेफ रहेगी और तेरे लिए सब आसान हो जाएगा। किन्ही को उम्मीद नहीं थी कि ये छोटा सा पंछी इल्यूजन टेक्निक भी जानता होगा, लेकिन ये बात उसके लिए बहुत काम की थी। अपोकेलिप्स की दुनिया में ताकतवर लोगों को सम्मान दिया जाता था, लेकिन औरतों को अब भी कमजोर ही समझा जाता था। कई महिला एबिलिटी यूजर्स को जबरदस्ती कैद कर लिया जाता था ताकि ताकतवर बच्चे पैदा किए जा सकें। इसीलिए किन्ही ने मर्द के भेष में रहना चुना था। अपनी मेंटल एबिलिटी से उसने एडम्स एप्पल तक बना लिया था। ये तरीका तो कारगर था, लेकिन इससे उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत खर्च होती थी। अब आइस फीनिक्स की मदद से वो थोड़ा सुकून ले सकती थी। किन्ही ने एक पोर्क चॉप निकाली और एक बर्तन में डालकर उसके सामने रख दी। खा ले। आइस फीनिक्स के सिर के बाल और भी ऊपर उठ गए। इससे साफ था कि उसका मूड बहुत अच्छा था। उसे ये बर्तन अपने लायक नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने खाना शुरू कर दिया क्योंकि आखिरकार वो पोर्क चॉप थी। जब उसने एक पोर्क चॉप खत्म कर ली तो किन्ही ने एक और डाल दी और अचानक पूछा, तेरा नाम नहीं है ना? छोटा फीनिक्स पोर्क चॉप से उलझा हुआ था, बोला, जी हाँ, सही बात है। किन्ही ने उसे गौर से देखा, अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए बोली, तो फिर तेरा नाम रख देते हैं, शियाउलान। फीनिक्स नाम सुनकर मस्त था, आराम से खा रहा था, लेकिन फिर अचानक ठिठक गया। उसकी आंखें किन्ही की तरफ खालीपन से देखने लगी, जैसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उसके हाथ से पोर्क चॉप तक गिर गई। जी। किन्ही ने चुपचाप दूसरी पोर्क चॉप निकाली और उसके सामने रख दी। अब शियाउलान के सामने उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखों में भी हल्की सी नरमी और खुशी झलक रही थी। हाँ, अब यही नाम रहेगा। किन्ही ने ओरिजिन स्पेस से निकाली हुई कार में बैठकर सफर शुरू किया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो बहुत कम देखने को मिलती थी। जब भी उसे शियाउलान का वो एक्सप्रेशन याद आता, जैसे नाम सुनकर उसका जीना हराम हो गया हो, तो उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो ज़ॉम्बियों से घिरे हुए थे। एक को पीठ पर उठाकर कोई भाग रहा था, शायद वो जख्मी था या संक्रमित। हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्होंने किन्ही को देखा। एक की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई, लेकिन तुरंत बुझ भी गई। बिल्कुल सही, कौन अपनी जान जोखिम में डालता है किसी और के लिए? लेकिन तभी उनमें से एक इंसान ने किन्ही का ध्यान खींचा। वो तो किन्ही के मुंह से अनायास ही निकला और वो जोर से बोल पड़ी, युनहुआन। चैप्टर 27 युवा सम्राट।
दू रुवान ने बुखार में तपते हुए चुमोहे को गोद में उठाया हुआ था, चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उनके आसपास ज़ॉम्बियों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। तीसरे भाई और खुद वो एक एक बार काटे जा चुके थे। उसे नहीं पता था कि तीसरे भाई की हालत अब कैसी थी। उसने अपने बॉस की तरफ देखा, यूनहुआन, जो एकदम शांत और ठंडे चेहरे के साथ ज़ॉम्बियों को खत्म करता जा रहा था। दू रुवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, बॉस, आप लोग पहले चले जाओ ना। यूनहुआन के शरीर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकल रही थी और उसका ज़ॉम्बियों को मारने का रफ्तार और तेज हो गया। उसके पतले होंठ कस गए, लेकिन चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। लायन किंग और लायन बाय दोनों अपने अपने ओर से ज़ॉम्बियों को मार रहे थे। लायन किंग चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना कहकर उसने और तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही एक लहर खत्म होती, दूसरी ज़ॉम्बियों की लहर उन्हें घेर लेती। अब तीनों के माथे पर पसीना छलक आया था और चेहरा थकावट से सफ़ेद पड़ चुका था। उनकी ताकत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। दू रुवान का दिल भर आया। तीसरे भाई और वो दोनों जहर से संक्रमित थे। ज़ॉम्बी में बदल जाना लगभग तय था, लेकिन फिर भी यूनहुआन और उसके लोग उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। यही है असली भाईचारा, यही है वफादारी, ये सब कुछ है। दू रुवान जानता था कि अगर पांचों यहीं मर जाएं, तो उससे बेहतर है कि उसके बॉस और बाकी लोग किसी तरह जिंदा बच जाएं। उसके शरीर में बीमारी साफ महसूस हो रही थी, खून जैसे जम रहा हो। उसे यकीन था अब ज्यादा देर नहीं बची। वो कुछ कहने ही वाला था कि दूर से उसे एक लैंड रोवर आती दिखी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। गाड़ी है मतलब कोई इंसान है। लेकिन फिर उसी पल उसकी आंखों की चमक बुझ गई। इस हालात में भला कौन किसी अनजान को बचाएगा। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने ध्यान से देखा, एक बेहद खूबसूरत सा नौजवान हाथ में बड़ी सी तलवार लिए ज़ॉम्बियों के झुंड में घुसा और पल भर में आधे से ज्यादा को काट डाला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लैंड रोवर के अंदर किन्ही गाड़ी चला रही थी और पीछे बैठे यूनहुआन की तरफ देखते हुए उसके मन में पुरानी यादें लौट आईं। पिछली जिंदगी में जब दुनिया तबाह हो रही थी, बहुत सारे बेस बनाए गए थे, कुछ सरकार के थे और कुछ शक्तिशाली अवेकनर्स ने बनाए थे। इनमें सबसे मशहूर थे क्योटो बेस और ज़ैट सिटी रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जो सबसे रहस्यमयी था वो था एम्पायर। हाँ, एम्पायर, एक ऐसा बेस जिसकी असली जगह कोई नहीं जानता था। उसके लोगों के बीच जबरदस्त एकता थी और उसका लीडर था यूनहुआन, जिसे लोग इज्जत से युवा सम्राट कहकर पुकारते थे। युवा सम्राट हमेशा एक मास्क पहनता था। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसका असली चेहरा देखा था, लेकिन किन्ही ने उसका चेहरा देखा था। उस समय वो 6 अवेकन ज़ॉम्बीज से घिरी हुई थी। मौत बिल्कुल सामने थी, तब यूनहुआन ने उसे बचाया था। उस वक्त उसने मास्क नहीं पहना था और उसके साथ था मशहूर चालाक लायन किंग। तभी किन्ही को पता चला कि जिसने उसकी जान बचाई थी वही था युवा सम्राट यूनहुआन। शायद यूनहुआन के लिए वो मदद सिर्फ एक मामूली बात रही हो, लेकिन किन्ही के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। वो कर्ज जो वो कभी चुका नहीं पाए, क्योंकि उस जिंदगी में किन जियाओ जियाओ ने उसे पकड़वा कर डॉक्टर लिन के पास भिजवा दिया। इसलिए अब इस बार की जिंदगी में वो हर हाल में वो एहसान चुकाना चाहती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार में बैठा दू रुवान अब और नहीं सह पाया और बेहोश हो गया। यूनहुआन की टीम में से 2 जहर से संक्रमित थे और बाकी 3 थक कर चूर हो चुके थे। लायन किंग ने थोड़ा सुस्ताने के बाद आंखें खोली और सामने ड्राइविंग सीट पर बैठे उस युवक को देखा। वो अपनी आंखों का हैरान होना नहीं छुपा सका। उसने हमेशा सोचा था कि उसके बॉस जैसा कोई नहीं हो सकता, न शक्ल में न अंदाज में। लेकिन ये नौजवान, शक्ल तेज और जिस ठहराव के साथ वो गाड़ी चला रहा था, वो किसी भी तरह बॉस से कम नहीं था। चैप्टर 28, योजनाएं। लिन छिंग भी काफी अच्छा दिखता था, खासकर उसकी आंखों में जो नरमी थी वो किसी को भी पहली नजर में पसंद आ सकती थी। लेकिन उसकी तीखी चालाक आंखों में कभी कभी जो चमक आती थी वो साफ बताती थी कि ये आदमी जितना बाहर से सीधा सादा दिखता है, अंदर से उतना ही चालाक है। किन्ही ने उसे पहचान लिया था। ये वही लिन छिंग था, यूनहुआन की टीम में दूसरे नंबर का आदमी, बेस का चीफ ऑफ स्टाफ। बाहर से तो बहुत शरीफ और समझदार लगता था, लेकिन उसकी रगों में मक्कारी और चालाकी भरी थी। ऐसे लोगों से धोखा खाकर मर जाओगे और ये पलक भी नहीं झपकाएगा। इस वक्त लिन छिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोस्ताना लहजे में कहा, नमस्ते, मैं लिन छिंग हूँ। हमें बचाने के लिए शुक्रिया, किन्ही ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। किन्ही, इस बंदे की बातें भी बिल्कुल मेरे बॉस जैसी कम हैं।
बॉस, एक बड़ा बर्फ का पहाड़ है और ये लड़का एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा। लिन छिंग ने आगे कहा, हमारी टीम के 2 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मुझे लगता है छोटे भाई किन यी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है न? तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। किन यी के होठों के किनारे थोड़ा फड़क उठे। उसे पहले से ही पता था कि उन दोनों को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और उसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बंदे की मोटी चमड़ी कमाल की थी। वाकई ये इंसान एपोकेलिप्स का लोमड़ी कहलाने लायक था। किन यी ने उसकी आंखों में छुपी चिंता देखी। उसने गाड़ी रोकी और कहा, चिंता मत करो, ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने का नुकसान भी है, लेकिन एक फ़ायदा भी। अगर वे इससे निकल पाए तो उन्हें एक एबिलिटी भी मिल सकती है। लिन छिंग थोड़ा हैरान हो गया। एबिलिटी मतलब वैसी शक्तियाँ जो फिल्मों में होती हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? यून हुआन, जो अब तक आंखें बंद किए बैठा था, अचानक आंखें खोल देता है। उसकी लंबी पिचकारी जैसी आंखों में कोई मस्ती नहीं थी, बस बर्फ जैसी ठंडक थी। ये कैसी नज़र है, जैसे मुझे पूरी तरह से छान रहा हो। लेकिन किन ये भी शांत थी, गंभीर थी। उसकी आंखें साफ थीं, लेकिन उनमें कोई अपनी गहराई नहीं दिखाता था। यून हुआन कुछ पल के लिए घुसा गया, फिर खुद को संभाल लिया और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह फिर से वैसा ही शांत हो गया। लिन छिंग अब भी थोड़ा संदेह में था, इसलिए किन यी ने चुपचाप एक नीला बर्फ का गोला बनाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगले ही पल जमीन पर बर्फ जम गई। किन यी ने ये सब सोच समझकर किया था। वो यून हुआन की टीम में शामिल होना चाहती थी, तो उसे अपनी ताकत और कीमत दिखानी ही थी। पिछली जिंदगी में यून हुआन की टीम की दोस्ती ने किन यी को चौंका दिया था। इस जन्म में उसके लिए किसी पर पूरा भरोसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो हमेशा अकेले भी नहीं रह सकती थी। उसके लिए यून हुआन की टीम सबसे सही विकल्प था। शायद ये लोग उसे दोबारा भरोसा करना सिखा सकें। लिन छिंग की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि अब तो उनमें एक चमक थी, जैसे उम्मीद की। ये सचमुच एबिलिटी है, और वो भी आइस टाइप। कमाल है। अब मम्मी को ज़ॉम्बी मारने से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने मन ही मन सोचा। यून हुआन की आंखों में अब भी कोई लहर नहीं थी, लेकिन उसका दिल थोड़ा जरूर धड़क उठा था। अचानक पीछे से गुलू गुलू जैसी आवाज आई। किन यी चौंक गई। उसकी नजर अनजाने ही यून हुआन पर गई। लिन छिंग भी ठिठका, फिर उसकी नजर भी यून हुआन पर गई। यून हुआन ने पीछे पलटकर सोते हुए लिन बाई की तरफ देखा और शांति से बोला, बिग बाई के लिए बाद में कुछ खाना ढूंढ लेना। इसके बाद उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और किसी ने भी उसके कानों के सिरे पर फैली हल्की सी लाली नहीं देखी। लिन छिंग के होठ थोड़े फड़क उठे। उसकी आंखों में जो शरारती मुस्कान थी, उसने पूरी कोशिश की कि जोर से हंसी न निकल जाए। ठीक है बॉस, उसने जब्त करते हुए कहा। किन यी की आंखों में भी एक हल्की मुस्कान आ गई थी। उसने फिर से ड्राइविंग शुरू की और उस नक्शे के अनुसार गांव की ओर बढ़ गई जो उसने पहले खरीदा था। किन यी इस गांव में अपनी पिछली जिंदगी में भी आई थी। यहाँ ज्यादातर बूढ़े लोग और बच्चे रहते थे, इसलिए ज़ॉम्बी बहुत कम थे। फिर भी उसने अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी। उसने कहा, तुम यहीं रहो, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। लिन छिंग कुछ कहने ही वाला था, पर किन यी ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम सबको आराम की जरूरत है। और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ आए तो मदद नहीं करोगे, बल्कि बोझ बन जाओगे। किन यी के अंदर का अकेलापन और उसे फिर से किसी पर भरोसा करने की कोशिश। यून हुआन की शांत लेकिन धीरे धीरे पिघलती दीवारें। लिन छिंग की मस्ती भरी चालाकी और उसके दिल का अपनापन। चैप्टर 29, रैंक 1 ज़ॉम्बी। किन यी ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया, बस किन यी बुला लो। फिर बिना कोई और बात किए वो गांव की तरफ बढ़ गई। जैसा कि उसने सोचा था, गांव के पास ज़ॉम्बी बहुत कम थे। जो थे वो भी बूढ़े लोग या छोटे बच्चे जैसे दिखते थे। किन यी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बड़ी छुरी को जोर से घुमाया और सामने आए ज़ॉम्बियों को एक एक कर काट दिया। जैसे ही उन ज़ॉम्बियों को उसके ताज़े खून की खुशबू आई, सब एक साथ उसकी तरफ झपट पड़े। लेकिन किन यी किसी से डरने वाली नहीं थी। छुरी उसके हाथ में नाच रही थी और कुछ ही मिनटों में सारे ज़ॉम्बी जमीन पर गिरे पड़े थे। उसी वक्त ओरिजिन स्पेस से शियाओ लान की आवाज़ आई, ये यहाँ एक रैंक 1 ज़ॉम्बी है। किन यी ने तुरंत छुरी पीछे ली, भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें यकीन है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रैंक 1 ज़ॉम्बी। महामारी शुरू हुए अभी तो कुछ ही दिन हुए थे, जबकि ऐसे ज़ॉम्बी तो आधे साल बाद आते हैं। शियाओ लान को यकीन न होने पर गुस्सा आ गया। ओ बुद्धू औरत, तू मेरी बात पर शक कर रही है। मैं बर्फीली फीनिक्स का राजा हूँ।
मेरी मानसिक शक्ति तुम इंसानों से बहुत ज्यादा है। देखना है तो जा, ज्यादा दूर नहीं है। हंस। किन्ही ने उसे थोड़ा मनाया। ठीक है, मान लिया, चलो देखते हैं। वो जानती थी कि शियाओलान कोई मामूली जीव नहीं है, उसकी बात में दम होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब जब उसकी बर्फीली शक्ति ग्रेड 2 तक पहुंचने के कगार पर थी, तो ये रैंक 1 ज़ॉम्बी उसके लिए एक बेहतरीन अभ्यास हो सकता था। जैसे जैसे इंसान मजबूत हो रहे थे, वैसे वैसे ज़ॉम्बी भी तेज, चालाक और शक्तिशाली होते जा रहे थे। भविष्य में ज़ॉम्बियों के पास न केवल ताकत होगी, बल्कि उनमें सोचने समझने की क्षमता भी आ जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किन्ही शियाओलान की बताई दिशा में चलती गई और आखिरकार एक घर के सामने रुकी। ये घर गांव में सबसे अच्छा था। किन्ही ने जब दरवाज़ा खोला तो झट से पीछे हट गई। ये ज़ॉम्बी तो एक बच्चा है, लगभग 6-7 साल का एक बच्चा, जिसकी त्वचा पूरी तरह से हरी हो चुकी थी, लंबी लंबी नुकीली दांतें बाहर निकली हुई थी और उसकी लाल लाल आंखों में भयानक गुस्सा था। किन्ही को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने फौरन अपनी हथेली उठाई, बर्फ का तत्व जगाया और जमीन से बर्फीले कांटे निकलने लगे, जो बच्चे की टांगों में चुभ गए। इससे उसकी चाल धीमी पड़ गई। वो एक पल भी ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत एक बर्फीली सुई बनाई और उसे उस बच्चे के शरीर में धंसा दिया। छोटी दिखने वाली सुई अंदर से शरीर को धीरे धीरे तोड़ देती थी। ज़ॉम्बी अब बुरी तरह से लड़खड़ा गया था। यही मौका था। किन्ही ने बर्फीला तीर कंजक किया और तेजी से सीधे उसके सिर में मार दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज़ॉम्बी ढेर हो चुका था। ओ बुद्धू औरत, उसके दिमाग में क्रिस्टल कोर है, शियाओलान ने याद दिलाया। किन्ही के चेहरे पर हल्की खुशी चमक उठी। उसने बदबू को बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे उस छोटे ज़ॉम्बी के सिर से एक छोटा पारदर्शी सा क्रिस्टल निकाला। रैंक 1 ज़ॉम्बियों में क्रिस्टल कोर होना दुर्लभ था। वैसे तो ऐसे कोर ज्यादातर रैंक 2 या उससे ऊपर के ज़ॉम्बियों में मिलते हैं। क्रिस्टल कोर बेहद ज़रूरी होते हैं। ये न केवल ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि आम लोगों में भी शक्तियां जगाने का काम करते हैं। भविष्य में खाना इतना कीमती होगा कि सब कुछ उसके बदले नहीं खरीदा जा सकेगा, वहाँ क्रिस्टल कोर ही असली मुद्रा बन जाएगा। किन्ही ने पानी कंजर कर उस कोर को धोया। वो छोटा सा क्रिस्टल, उंगली के नाखून जितना, पारदर्शी और बेहद सुंदर था। उसे ओरिजिन स्पेस में रखकर किन्ही फिर से गांव में चहलकदमी करने लगी, और इस बार उसकी चाल में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो अगले अध्याय में थोड़ा सस्पेंस या इमोशनल टर्न डाल सकते हैं, जैसे किसी खोए हुए परिवार के सदस्य की झलक या कोई पुरानी याद गांव से जुड़ी हुई। चैप्टर 30। लिन बाय। गांव में खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ चावल ही मिले। क्योंकि अब दुनिया में बिजली नहीं थी, इसलिए जो भी सब्जियां और खाने का सामान फ्रिज में था, वो सब सड़ चुका था। किन्ही ने सारे चावल अपने ओरिजिन स्पेस में रख लिए। भले ही उसका ओरिजिन स्पेस खुद से चीजें उगा सकता था, लेकिन पिछला अनुभव उसे ये सिखा चुका था कि जितना भी एक्स्ट्रा खाना हो, वो कम नहीं होता। लेकिन उसने सारा खाना नहीं लिया। उसे बाकी लोगों का भी ध्यान रखना था। उसने 10 किलो चावल और थोड़ा सूखा मांस बाहर निकाला। फिर जब बीमार लोगों की हालत याद आई, तो कुछ नूडल्स और अंडे भी रख लिए। किन्ही जब ये सब लेकर वापस गाड़ी के पास पहुंची, तो देखा कि लिन छिंग अब तक जाग रहा था। जैसे ही वो लौटी, लिन छिंग ने फौरन अपनी आंखें खोली। जब उसने किन्ही के हाथ में खाने का ढेर देखा, तो अनजाने में उसके मुंह में पानी आ गया। किन्ही की नजरें खुद पर टिकी देख वो थोड़ा झिप गया और हंसने लगा। अब इसमें उसका क्या कसूर था? उसे 2 रातों से कुछ खाने को नहीं मिला था और हर वक्त ज़ॉम्बियों से लड़ते भागते ही रहा था। भूख ने तो जैसे उसके पेट को सुन्न कर दिया था, पर किन्ही को नहीं पता था कि भूख एक एहसास नहीं, एक लहर होती है। एक इंसान का पेट बजा, तो गाड़ी में बैठे बाकी लोगों के भी पेट से घर्र घर्र की आवाज़ें आने लगी। लिन छिंग की आंखों में एक चमक आ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी लिन बाई की जम्हाई सुनाई दी। लिन छिंग खुशी से बोल पड़ा, बिग बाई, तू उठ गया। कैसा लग रहा है अब? लिन बाई आंखें मसलते हुए उठा। नींद से उसकी हालत ताज़ा ताज़ा सी लग रही थी। उसके उलझे हुए बालों में से कुछ टुकड़े ऊपर खड़े थे, जिससे वो थोड़ा मासूम सा लग रहा था। लिन छिंग और लिन बाई जुड़वा भाई थे, हूबहू एक जैसे, लेकिन जो ध्यान से देखे वो फर्क महसूस कर सकता था। बाहर से दोनों का रूप शांत और सौम्य था, लेकिन अंदर से दोनों बिल्कुल अलग थे। लिन छिंग की आत्मा अंदर से उतनी ही अंधेरी थी, जितना कालिक से सना हुआ कोई जख्म। और दूसरी तरफ लिन बाई था, जैसा दिखता था वैसा ही था।
ठंडी हवा जैसा सुकून देने वाला, जैसे किसी बहते झरने की मीठी आवाज। उसके साथ सिर्फ बैठना भी दिल को शांति दे देता। लोग उसे प्यार से बिग बाई कहते थे और उसके नाम में ही सुकून था। मैं ठीक हूँ, लिन बाई मुस्कुराया और उसके गाल में बाईं तरफ एक छोटा सा डिंपल उभर आया। फिर उसने नजरें घुमाई और किन यी की तरफ देखा। उसकी लोमड़ी जैसी आंखों में एक हल्की सी गर्माहट थी। तुमने हमारी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। उस वक्त अगर तुम नहीं होते तो शायद, उसने धीमे स्वर में कहा। किन यी ने चेहरे पर कोई खास भाव नहीं दिखाया, बस बोली, कोई बात नहीं। एक अच्छी जगह मिली है, वहीं चलो। इन दोनों को ठीक से आराम की जरूरत है। ठीक है, लिन छिंग और लिन बाई ने एक साथ सिर हिलाया। किन यी ने गाड़ी उस इमारत की तरफ मोड़ दी जहां पहले ही वो आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर चुकी थी। वो खुद को कभी भी कम नहीं आंकती थी, सबसे अच्छी जगह उन्हीं के लिए चुनी थी। गाड़ी रोककर उसने लिन छिंग और लिन बाई के साथ मिलकर दूरवान और चू मोहे को अंदर पहुंचाया। जब किन यी ने अपने नाजुक से लगने वाले हाथों से भारी भरकम और मसल्स से भरे दूरवान को उठाया तो लिन छिंग का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। ये दुबला पतला लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लिन बाई ने चुपचाप सोचा, पर वो बस किन यी की तरफ देखकर थोड़ी देर ठहर गया। फिर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान के साथ वापस सामान्य हो गया। किन यी ने घायलों की चोटों को चेक किया, जख्म ज्यादा नहीं बड़े थे, और उसने चैन की एक सांस ली। जैसे ही सब अंदर पहुंच गए, युन हुआन की भी नींद खुल गई। उसकी लंबी संकरी आंखें जैसे बर्फ से ढकी हों, इतनी ठंडी और गंभीर कि उनमें कोई नींद का आलस भी नजर नहीं आया। उसके पतले होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। भले ही आम दिनों में उसके होंठ गुलाबी रहते थे, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल फीके हो चुके थे। फिर भी उसकी तेज नाक, गहरी भौहें और बिखरे बालों के साथ उसका चेहरा अजीब तरह से कोमल लग रहा था। चैप्टर 31, पहली टकराहट। बिल्कुल सौम्य दिखने वाले यूं हुआन असल में चलते फिरते बर्फ के पहाड़ जैसे थे। उनकी ठंडी सख्त आभा इतनी गहरी थी कि गर्मी में भी उनका पास आकर ठंडक महसूस हो जाती। यूं हुआन ने अपनी ज़ॉम्बी के खून से सनी हुई शर्ट की ओर देखा और नफरत से भौहें सिकोड़ लीं। उनके पतले होंठ और ज्यादा सख्त हो गए। वो लंबे लंबे कदमों से शांत भाव से घर की ओर बढ़े। लिन किंग ने अभी अभी डू रुइन को आराम से लिटाया था और बॉस को सहारा देने के लिए तैयार था। बॉस, आप जाग गए। लिन किंग की आंखों में खुशी झलक रही थी। यूं हुआन ने हल्के से सिर हिलाया और तभी किन यी बाहर निकल आई। दोनों की नजरें आपस में टकराईं, जैसे दो तलवारें हवा में टकरा गई हो। चिंगारियां उड़ने लगीं। यूं हुआन ने किन यी की आंखों में गहराई से देखा। उसकी ठंडी गुलाबी सी आंखें किसी गहरे भावर की तरह थीं, जो एक बार देखे उसमें डूबता चला जाए। किन यी ने हल्का सा भान सिकोड़ते हुए मुस्कुराहट दी, लेकिन वो मुस्कान कोई मासूम मुस्कान नहीं थी, उसमें कुछ शरारती, कुछ रहस्यमयी था। उनके होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान उभरी। किन यी, यूं हुआन ने धीरे से कहा। लिन किंग की आंखें चमक उठी। क्या मैं ठीक देख रहा हूँ? सच में ये लड़का हमारे बॉस को छेड़ रहा है। उसे पिछला वो वाकया याद आया जब किसी ने बॉस को चिढ़ाया था। वो लड़की थी काफी सुंदर भी, लेकिन बॉस के एक इशारे पर वो 1 महीने तक अस्पताल में पड़ी रही थी। बॉस के लिए न कोई दलील मायने रखती थी, न ही जबरदस्ती। वो नर्म शब्दों से नहीं पिघलता और न ही किसी की ताकत से डरता। लिन किंग ने किन यी के उस सुंदर चेहरे को देखकर मन ही मन उसके लिए थोड़ी दया महसूस की। शायद उसे एक मोमबत्ती जलानी चाहिए थी उसकी आत्मा की शांति के लिए। यूं हुआन ने फिर सिर हिलाया और धीरे से बोला, यूं हुआन। उसकी आवाज नर्म, गूंजती हुई, जैसे पुरानी शराब का नशा कानों में पड़े तो सीधा दिल पर असर करता था। इतनी प्यारी कि लगता था जैसे कान प्रेग्नेंट हो जाएं। किन यी तो मन ही मन अपने कान ढंक लेना चाहती थी। लिन किंग ने एक पल को आंखें झपकाईं। क्या बॉस ने अभी सच में खुद का परिचय दिया? ये कैसा मजाक है? न कोई गुस्सा, न खूनखराबा, ये हो क्या रहा है? किन यी ने देखा कि सामने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो वो शरारती मुस्कान गायब हो गई। कितना बोरिंग है। कई सालों तक लैब में कैद रहने के बाद किन यी के अंदर की ज्यादातर भावनाएं धीरे धीरे मर चुकी थी। उसका दिल सुन्ना और खाली सा हो गया था। पुनर्जन्म के बाद भी वो अब भी किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। यूं तो वो यूं हुआन की टीम में शामिल हो रही थी, लेकिन दिल से नहीं। भरोसा करना अब उसके बस की बात नहीं रह गई थी। किन यी जानती थी कि ये भी एक तरह का दुख है, लेकिन पिछली जिंदगी की घटनाओं ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था और अब वो दोबारा उस रास्ते पर नहीं चल सकती थी। वो सच में कमजोर थी।
किन यी की आंखों में अपने ही ऊपर हंसी उड़ाने जैसी झलक आ गई, एक अजीब सी खुद से नफरत। यू हुन ने उस दर्द को उसकी आंखों में पढ़ लिया, लेकिन समझ नहीं पाया कि अभी जो लड़की उसे चिढ़ा रही थी वो अचानक इतनी उदास क्यों हो गई। हाँ, वो उदास थी। वो झलक बस एक पल को आए और चली भी गई, जैसे वो बस एक भ्रम हो। उसे खुद भी नहीं समझ आया कि वो क्यों उस खतरनाक यंग एम्परर के साथ मजाक करने का मन बना बैठी थी, जो दूसरों के दिलों में खौफ पैदा करता था। अब किन यी और यूं हुन दोनों खामोश थे, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया। लिन किंग ने माहौल को हल्का करने के लिए जोर से खांसी की। उसी वक्त लिन बाई भी बाहर आया और बॉस की नजरें किन यी पर पड़ी देख उसने भी अजीब सा तनाव महसूस किया। वो हल्के से मुस्कुराया, वैसे सबको भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? यह ओरिजिन स्पेस में बैठा वो छोटा नीला पंखों वाला बॉल, जिसकी सिर पर 3 पंख खड़े थे और जो किसी मोटे मोमोज जैसा लग रहा था, गुस्से में बड़बड़ाया। ये नाम तो इस राजा ने दिया था तुझे, मूर्ख औरत। और ये लड़का हिम्मत कैसे करता है तुझे याई कहने की? देखना अब ये महाराजा कैसे एक सांस में इसे जमा देता है। चैप्टर 32 अंडा नूडल्स। किन यी भी एक पल को चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन बाय उसे ये बुलाएगा। ये नाम बहुत अपनापन लिए हुए था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बुरा भी नहीं लगा। या यूं कह लो कि लिन बाय ऐसा इंसान था जिससे कोई भी नफरत नहीं कर सकता। जैसे ही लिन बाय ने भूख की बात की, लिन छिंग को भी अपना पेट गुर्राता हुआ महसूस हुआ। यहाँ तक कि यूं हुआन, जो अभी कमरे में जाने वाला था, उसने भी चुपचाप आकर सोफे पर बैठना बेहतर समझा। लिन छिंग थोड़ी देर बाएं दाएं देखने लगा, काफी असहज महसूस कर रहा था। आखिर थे तो ये 5 कच्चे पक्के लड़के जिन्हें खाना बनाना आता ही नहीं था। वो खुद तो सिर्फ जानवरों के लिए चारा बनाना जानता था और हर बार किचन में घुसकर तबाही मचा देता था। किन यी ने धीरे से सांस ली। उसने देखा लिन बाय उसे बड़े प्यार से देख रहा था। लिन छिंग के चेहरे पर वही पुरानी खींच और बेचैनी थी, और यूं हुआन चुपचाप बैठा हुआ शांत दिख रहा था। वो समझ गई अब ये काम उसे ही करना पड़ेगा। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं बना देती हूँ। लिन छिंग ने तुरंत खुशी में सिर हिलाया। उसकी लोमड़ी जैसी आंखें आधी बंद हो गईं और मुस्कराते हुए बोला, किन यी, तुम तो कमाल की इंसान हो। किन यी का मुंह एक कोने से फुरका। मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, उसने मन में कहा। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि यूं हुआन की टीम के साथ रहते हुए उसके मूड में कुछ नरमी सी आ गई थी। अब वो पहले जैसी ठंडी और पत्थर सी किन यी नहीं रही। अनुभव के दम पर किन यी ने अंदाजा लगाया कि शायद 3 बजे का समय होगा। कुछ देर सोचकर उसने तय किया, जो लोग होश में हैं उनके लिए अंडा नूडल्स और जो बेहोश हैं उनके लिए कीमा खिचड़ी बना देगी। उसके खाना पकाने का हुनर पिछले जन्म से ही था, जब वो सिर्फ 10 साल की थी। उसके पिता हर बात पर उस पर नाराज रहते थे। उसे लगा अगर वो अच्छा खाना बनाएगी तो शायद उनके दिल में जगह बना पाए। पर वो क्या जानती थी, उसका बाप सिर्फ खाने का शौकीन था, बेटी का नहीं। वो छोटी सी बच्ची रोज हाथों पर कट और छाले लेकर अपने पिता के पसंदीदा खाने बनाती रही, लेकिन बदले में मिला सिर्फ तिरस्कार, डांट और ये हुक्म कि मेरे आसपास मत आया कर। उसका बनाया प्यार भरा खाना कुत्तों को डाल दिया जाता था। इसी के बाद से किन यी को खाने से नफरत हो गई, वो नोरेक्सिक बन गई। ... अब वापस आज की बात करें। उसने जल्दी से अंडा नूडल्स तैयार किए। रसोई से आती खुशबू ने बाहर बैठे तीनों का मुंह पानी पानी कर दिया। तीनों बहुत भूखे थे और उन्होंने नूडल्स चट से खत्म कर दिए। लिन छिंग ने आखिरी बूंद तक सूप पीकर एक लंबा सा संतोषजनक डकार लिया और चमकती आंखों से बोला, किन यी, तुम सच में कमाल हो। नूडल्स तो जिंदगी के सबसे बढ़िया थे। वो बिल्कुल बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा था, उसे दिल से लग रहा था कि ऐसा स्वाद होटल में भी नहीं मिला था। लिन बाई ने भी उसकी बात पर हामी भरी, सच में बहुत मजा आया। यहाँ तक कि हमेशा नखरे करने वाला यूं हुआन भी थोड़ा संतुष्ट दिख रहा था। उसके पतले होंठ जरा से सिकुड़े थे, जो उसे जानने वाले समझ सकते थे कि वो अच्छे मूड में है। किन यी ने भी पेट पर हाथ फेरा और मुस्कराए, इस कहर भरी दुनिया में भी अगर अच्छा खाना मिल जाए तो यही असली खुशी है। खाने के बाद उसने बड़े आराम से अंगड़ाई ली और बोली, लिन छिंग, बर्तन तुम धोना। लिन छिंग जैसे सन रह गया। उसे ऐसे काम की आदत ही नहीं थी और वो मुंह खोलकर मना करने ही वाला था, लेकिन किन यी ने ठुड्डी ऊपर उठाए, आंखें सनकरी की और उनमें एक अजीब सी चमक दौड़ गई, जैसे बिजली गिरने वाली हो। लिन छिंग को अचानक खतरे की आहट महसूस हुई। उसके पूरे शरीर में जैसे झुरझुरी दौड़ गई। किन यी ने टेबल पर हाथ टिकाते हुए पूछा, तो फिर क्या तय किया जाए? उसके इतना कहते ही
लिन छिंग को दो और जोड़ी खतरनाक निगाहें अपनी तरफ महसूस हुई, यूं हुआन और लिन बाई की। वो कांप गया और हकलाते हुए बोला, जब जाता हूँ, जा रहा हूँ। उसके दिल में रोने का मन हुआ, हाय, सब मुझी को क्यों तंग करते हो। किन यी ने खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, मेहनत के लिए शुक्रिया। उसे अच्छे से याद था, पहले जब वो यूं हुआन से भिड़ी थी तो लिन छिंग अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था। वो बदला लेना नहीं भूलती थी। अगर लिन छिंग को ये बात पता चलती तो वो जरूर चिल्ला पड़ता, अरे लड़की, मैं तो सिर्फ तेरी जान की फिक्र कर रहा था। लिन छिंग के मन में बेचैनी थी, लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चैप्टर 33 मंजूरी। किन यी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उस कमरे की तरफ बढ़ गई जिसे उसने चुना था। किन यी, यून हुआन ने कहा। किन यी मुड़ी, क्या हुआ। यून हुआन ने पतले होंठ भींच लिए और अपनी ठंडी तीखी आंखों से उसे देखा। मैं तुम्हारा मकसद जानना चाहता हूँ। वो वाकई में बेस का चीफ बनने लायक था, उसकी नज़रें बहुत तेज थीं। लेकिन किन यी ने शुरुआत से ही अपना मकसद नहीं छुपाया था। उसकी सीधी चमकदार आंखें यून हुआन की खतरनाक आंखों से टकराईं और उसने साफ कहा, मेरा शुरू से एक ही इरादा था, तुम सबका हिस्सा बनना। लिन छिंग को झटका लगा। तुम कह रही हो कि तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहती हो। किन यी ने सिर हिलाया। कोई वजह दो, यून हुआन ने कहा। भले ही उसे इस युवा से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे अपना भाई मान लेगा। उनकी टीम के हर सदस्य ने साथ में बचपन गुजारा था। उनके बीच का रिश्ता परिवार जैसा था। किन यी ने अपनी साफ ठुड्डी पर हाथ फेरा, शायद इसलिए क्योंकि तुम सब मुझे अच्छे लगते हो। लिन छिंग का मुंह फड़का। ये कौन सी वजह हुई। ये तो कोई जवाब ही नहीं है। बॉस तो बिल्कुल मना कर देगा। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में यून हुआन की गूंजती आवाज आई, ठीक है। किन यी को सीधे लोग पसंद थे। जब उसने देखा कि यून हुआन ने इतनी आसानी से हामी भर दी तो उसकी खूबसूरत फीनिक्स जैसी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आई। ठीक है, अब से मैं तीनों टाइम का खाना बनाऊंगी। उसे लग गया था कि सभी को उसका खाना पसंद आ रहा है, इसलिए वो कंजूसी नहीं करना चाहती थी। लिन छिंग पहले तो हैरान था कि बॉस ने क्यों मान लिया, लेकिन जब उसने किन यी का ऑफर सुना तो उसकी चालाक आंखें चमक उठीं। कमाल है, अब खाना बनाने की टेंशन नहीं रही। लेकिन क्या बॉस ने उसे सिर्फ खाना बनाने के लिए टीम में रखा था। लिन छिंग को अचानक जैसे सब समझ आ गया। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। लिन बाई ने जब अपने भाई की ये हालत देखी तो माथा पकड़ लिया। भाई, तुम्हें पता भी है तुम्हारा चेहरा तुम्हारे सारे राज खोल देता है। किन यी ने अपने हाथ की उंगलियों को थोड़ा मोड़ा और फिर लिन छिंग से कहा, मैंने किचन में कीमा दाल का दलिया बनाया है। वो दोनों शायद आज रात उठेंगे। किचन पर नजर रखना, वरना उनके जागने तक कुछ बचा ही नहीं रहेगा खाने के लिए। ये कहकर उसने यून हुआन और लिन बाई को गुड नाइट कहा और अपने कमरे की ओर चल दी। उसे लिन छिंग के हैरान परेशान चेहरे की कोई परवाह नहीं थी। कमरे में दाखिल होते ही किन यी ने दरवाज़ा बंद किया और सीधे ओरिजिन स्पेस में चली गई। आपका ओरिजिन स्पेस पहले जैसा नहीं रहा। दूर दूर तक पेड़ों पर रसीले फल लगे थे और जानवर खुशी खुशी स्पिरिट ग्रास खा रहे थे। किन यी ने गहरी सांस ली और पूरे जिस्म में एक सुखद ऊर्जा फैलती महसूस की। अचानक उसे अपनी टांग पर कुछ महसूस हुआ। वो नीला सा पुतला, गोल मोटा, उसे अपनी टांग से चिपका हुआ था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसने भौहें उठाईं। हाँ, अब बोलो, क्या किया तुमने। शियाओ लान, नीला पुतला, ने देखा कि किन यी उसे घूर रही है तो शर्म से सिर झुका लिया। उसकी छोटी छोटी काली आंखें इधर उधर घूमने लगी, जैसे कोई सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने क्रिस्टल कोर खा लिया। शियाओ लान ने हिम्मत जुटाकर सच बोल ही दिया। असल में उसे दोष देना भी मुश्किल था। वो अभी बच्चा ही था और उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। जब वो छोटा सा क्रिस्टल कोर उसे यूं ललचाता रहा तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे खा गया। किन यी कुछ देर चुप रही तो शियाओ लान को और ज्यादा अपराध बोध होने लगा। लेकिन उसे क्या पता वो कौन है। वो है महान आइस फीनिक्स किंग। यही सोचकर शियाओ लान ने अपनी छोटी मोटी सी पंख फड़फड़ाए और अकड़ते हुए बोला, ओ बुद्धू औरत, इतना चुप क्यों है। ये राजा है आइस फीनिक्स किंग। तो क्या हुआ अगर एक छोटा सा क्रिस्टल कोर खा लिया। ये तो तेरा सौभाग्य है। और लोग तो घुटनों के बल आकर मिन्नतें करते थे, फिर भी ये राजा उनका कुछ नहीं खाता था। चैप्टर 34 होश में आना। वो छोटा सा पंछी एक अकड़ू बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। किन यी को हंसी भी आए और रोना भी। उसने प्यार से शियाओ लान के खड़े हुए पंखों को सहलाया और बोली, ठीक है, खाना है तो खा ले।
किन्ही के दिल में शियाओलान के लिए हमेशा थोड़ा ज्यादा सब्र था। शायद इसलिए क्योंकि उनकी आत्माएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई थीं। किन्ही जानती थी कि शियाओलान कभी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा, इसलिए वो उस पर बिना झिझक भरोसा कर पाए। शियाओलान हैरान रह गया। उसे लगा था कि किन्ही उसे डांटेगी, आखिर वो क्रिस्टल कोर तो उसके लिए भी फायदेमंद था। लेकिन लगता है मास्टर के अलावा किसी और ने उसे इतना अच्छा व्यवहार कभी नहीं दिया था। ये बात धीरे धीरे उसके बेचैन दिल को शांत करने लगी। उसके सिर के पंख हवा में लहराने लगे और उसने थोड़ी शर्माते हुए कहा, तू ठीक लग रही है इस राजा को, तो अब से तुझे अपना मालिक मान लूंगा। फीनिक्स बड़े घमंडी होते हैं, वो किसी को यूं ही अपना मालिक नहीं मानते, लेकिन जब एक बार मान ले तो फिर पूरी जिंदगी उसी के वफादार रहते हैं, यहाँ तक कि मालिक के मरने के बाद भी किसी और को नहीं चुनते। किसी फीनिक्स का किसी को अपना मालिक मान लेना बहुत मुश्किल होता है। और ये छोटा आइस फीनिक्स तो अभी बच्चा ही था। भले ही इसके पास अपनी विरासत की यादें थीं, लेकिन अभी उसमें अनुभव की कमी थी। शायद इसी वजह से किन्ही ने सिर्फ एक छोटे से क्रिस्टल कोर से उसका दिल जीत लिया। किन्ही ने भौहें उठाईं, क्या अब उसे इस उपकार के लिए घुटनों के बल बैठकर शुक्रिया कहना चाहिए? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे में हल्की गर्माहट थी। युनहुआन सोफे पर बैठा था और बिस्तर पर पड़े हुए दुरुवान और चुमोहे को देख रहा था, जो अभी भी बेहोश थे। लिन छिल ने उनका जख्म ध्यान से देखा और जब उसे यकीन हो गया कि हालत और बिगड़ नहीं रही, तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने लंबी सांस ली और फिर उसके जहन में आज का दिन और किन्ही से हुई मुलाकात घूमने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछ ही लिया, बॉस आप क्या सोच रहे थे? यूं ही किन्ही को टीम में ले लिया। लिन बाई ने अपने भाई को देखते हुए कहा, बड़े भैया मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगी। उसके शब्द बिल्कुल दिल से निकले थे। पहली मुलाकात में ही उसे किन्ही पसंद आ गई थी, और ऐसा बहुत कम होता था कि कोई अजनबी उन्हें पहली ही बार में अच्छा लगे। उसने होंठ भींचते हुए कहा, किन्ही भी हमारी तरह की इंसान है। लिन छिंग ने आंखें घुमाई। मैंने ये कब कहा कि किन्ही अच्छी नहीं है? असल में उसे भी किन्ही से अच्छा ही महसूस हुआ था। उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि वो उनके परिवार का हिस्सा बन जाए। वो तो बस जानना चाहता था कि उनके बॉस के दिमाग में क्या चल रहा था। वो थोड़ा पास गया और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तो बॉस आप वाकई में सोच क्या रहे थे? युनहुआ ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसकी तरफ देखा और फिर बोला, कुछ खास नहीं, बस इतना कि उसे खाना बनाना आता है। युनहुआन का जवाब सुनते ही लिन छिंग के चेहरे पर वो वाली शक्ल आ गई। मैं जानता था। वो अपने बॉस को अच्छी तरह जानता था। उसे समझ आ गया था, बॉस को तो बस एक अच्छा शेफ मिल गया था, बस। उसने एक नज़र चुमोहे की ओर डाली, जो अब भी बेहोश था, और सिर पकड़ लिया। अब ये तीसरा भाई उठते ही बहस करेगा। लिन बाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसते हुए बोला, यही तो कमाल की है, चू ही भी उसे पसंद करेगा। लिन छिंग ने धीमे से मुस्कुराया, उम्मीद है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किन्ही सही थी। आधी रात के बाद दुरुवान और चुमोहे दोनों को होश आ गया। जैसे ही लिन छिंग ने देखा कि वो जाग गए हैं, वो जल्दी से आगे बढ़ा और उन्हें संभाला। दुरुवान ने बहुत देर तक उसे घूरते हुए देखा, फिर बोला, लो लो, तू भी मर गया क्या फॉक्स? दुरुवान की वो नींदी हालत देखकर लिन छिंग ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया, वरना अभी जोर का एक मुक्का मार देता। आखिर वो अभी अभी होश में आया था। उसने उसे घूरते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ और तू भी। चैप्टर 35, शक्ति का जागरण। दुरुवान हंस पड़ा, बिल्कुल मूर्खों जैसी हंसी। फिर उसे याद आया कि वहां किसी ने उन्हें बचाया था, और तभी उसे अपने जख्म याद आए, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, कोई निशान तक नहीं। दुरुवान हैरान रह गया, ये क्या हुआ? मेरी हीलिंग पावर तो इतनी जबरदस्त कभी नहीं थी। उसने अपने हाथ की तरफ इशारा किया, ये क्या हो गया? कहीं मैं ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया? लिन छिंग ने आंखें घुमाई, कभी किसी सोचने वाले ज़ॉम्बी को देखा है? तू अब भी इंसान ही है। लेकिन जब उसने दुरुवान के हाथ को ध्यान से देखा, तो उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। क्या शक्ति पाने वाले लोग ऐसे दिखते हैं? उसे थोड़ी जलन सी हुई। उसने सोचा नहीं था कि ये बेवकूफ सबसे पहले शक्ति जागरण कर लेगा। थोड़ा उत्सुक होकर उसने पास जाकर पूछा, कोकोनट कैसा लग रहा है? शरीर गर्म लग रहा है या बहुत सारा एनर्जी लग रही है? दुरुवान ने सीरियस होकर सिर हिलाया, बहुत भूख लग रही है। लिन छिंग ने फिर से आंखें घुमा दी, इसे तो बस खाने की ही पड़ी है। फिर भी वो उठा और किचन से गर्मा गर्म कीमे की दलिया निकाल लाया। इसी बीच
चू मोहे की भी नींद खुल गई। कुछ देर वो बोझिल सा बैठा रहा, फिर सोफे पर बैठे यून हुआन की तरफ देखा और धीमे से बोला, बॉस। जैसे ही उसकी आंख खुलते ही बॉस दिखे, उसके चेहरे पर राहत और खुशी की हल्की मुस्कान आ गई। यून हुआन ने बस एक नज़र डाली, लेकिन इतना ही बहुत था चू मोहे के लिए। चू मोहे का नन्हा मासूम चेहरा और खिल उठा। फिर उसकी नज़र दू रुवान की तरफ गई। कोकोनट, क्या हम बच गए? दू रुवान ने अपने सिर के पीछे हाथ रखकर मूर्खों जैसी हंसी हंसी। हाँ, किसी ने हमें बचाया और हमारे जख्म भी पूरी तरह से भर गए। चू मोहे थोड़ा हैरान हुआ। क्या रहा है? उसने अपनी हथेली की तरफ देखा, घाव पूरी तरह से गायब था, एक भी निशान नहीं। उसी वक्त लिन छिंग 2 कटोरियां गरम गरम और खुशबूदार कीमे की दलिया लेकर आया। दू रुवान ने नाक से सूंघा और मुंह में पानी भर आया। चू मोहे भी भूख से बेहाल था। दोनों ने बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी खाने लग गए। खाने के बाद दोनों ने पेट पर हाथ फेरा कर संतुष्टि की सांस ली। दू रुवान ने अंगूठा उठाकर चमकती आंखों से लिन छिंग को देखा। फॉक्स, तेरा खाना एकदम जादू जैसा कैसे हो गया? लिन छिंग ने सिर हिलाया, इतनी बढ़िया कुकिंग मेरी नहीं है। दू रुवान पूछने ही वाला था कि फिर किसने बनाई, तभी यून हुआन, जो अब तक खामोश था, बोल पड़ा। तुम दोनों की कौन सी शक्ति जागी है? दू रुवान उलझ गया, कौन सी शक्ति? चू मोहे कुछ सोच में पड़ा, फिर उसने मानसिक ऊर्जा को केंद्रित किया। अचानक एक बेल उसके हाथ से निकलकर चारों ओर लिपट गई, जितनी मोटी किसी वयस्क की बांह हो। दू रुवान की आंखें फटी की फटी रह गईं और डरते हुए बोला, चूहे, ये क्या है? तू भूत प्रेत तो नहीं बन गया? फिर उसने अपने सीने पर हाथ मारा और गंभीरता से बोला, चूहे, तू चाहे जो भी बन जाए, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लिन छिंग ने माथा पकड़ लिया। कोई इस गधे को बाहर ले जाओ यार। लिन बाई हंस पड़ा और फिर दू रुवान को शांत होकर सब समझाया कि ये शक्ति जागरण है और वो अब एबिलिटी यूजर बन चुके हैं। दू रुवान ने भी वही तरीका अपनाया जो चू मोहे ने बताया था, मन को केंद्रित किया। तभी उसकी उंगलियों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकने लगीं। दू रुवान ने जल शक्ति वाटर एबिलिटी और चू मोहे ने लकड़ी शक्ति वुड एबिलिटी जगाई थी। लिन छिंग ने उन्हें देखकर थोड़ी जलन महसूस की। शक्ति होना भी कोई कम बात है। चैप्टर 36, आग और स्पेस की शक्तियाँ। दू रुवान और चू मोहे को भी अपनी नई शक्तियाँ बहुत अजीब लेकिन रोमांचक लग रही थी। कमरे में कभी बेलें उगने लगती, तो कभी पानी की गोल बूंदें इधर उधर उड़ती। लिन छिंग थोड़ा जलन में था, लेकिन उसे ये भी पता था कि शक्तियाँ मिलना किस्मत की बात होती है। उसने यून हुआन की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शुक्र है बॉस मेरी साइड में है। यून हुआन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी हथेली पर एक अग्नि गेंद बना देता है। लाल रंग की चमकती आग देखकर लिन छिंग की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो हक्का बक्का होकर यून हुआन की ओर देखता है और थोड़ा हंसते हुए शिकायत करता है, बॉस, आपको कब से शक्ति आ गई? आप तो ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित भी नहीं हुए थे, फिर कैसे? यून हुआ ने एक नज़र उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, खाना खाने के बाद ऐसा लगा जैसे शरीर में अचानक बहुत ताकत भर गई। सच कहें तो यून हुआन खुद भी नहीं जानता था कि उसमें शक्ति कैसे जागी। उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बात को कोई इतना गंभीरता से ले लेगा। लेकिन जिसके दिमाग में पहले से ही थोड़ा गड़बड़ हो, वो तो यकीन कर ही लेगा ना। लिन छिंग को लगा कि किन्ही के बनाए खाने में ही कोई जादू है। और फिर क्या, अगले कुछ दिनों तक वो बस खाता ही रहा, इस उम्मीद में कि उसमें भी कोई शक्ति जाग जाएगी। लेकिन शक्ति तो दूर, वो लगभग मोटा होने ही वाला था। उधर लिन छिंग ने देखा कि लिन बाई कुछ कहने से हिचक रहा है। उसको थोड़ा अजीब सा लगा। दा बाई, तू भी, क्या तेरे अंदर भी शक्ति जाग गई? लिन बाई ने हमेशा की तरह प्यारी मुस्कान दी और बड़े प्यार से अपने भाई का सिर सहलाते हुए बोला, भाई, तू चिंता मत कर, तुझे भी एक दिन शक्ति जरूर मिलेगी। लिन छिंग का चेहरा लटक गया। ये क्या हो गया? जब मैं खिचड़ी खाने गया था, तब सबको शक्ति कैसे मिल गई? ये तो नाइंसाफी है। अब तो वो दिल ही दिल में कोई भी शक्ति पाने की दुआ करने लगा और दूसरी तरफ किन्ही चैन से मीठे सपनों में खोई रही। हालांकि अभी गर्मी का मौसम था, लेकिन इस महामारी वाली दुनिया में मौसम बहुत तेजी से बदलता था। किन्ही को याद था कि इस समय से धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी और फिर एक समय आएगा जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। काली टी शर्ट और उसके ऊपर काले रंग की जैकेट पहनकर उसने अपने लुक में एक सख्त, रहस्यमय आभा भर दी। जब वो कमरे से बाहर आए तो यून हुआन को ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे पाया। सुप्रभात, किन्ही ने कहा। यून हुआन ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया और अपनी हथेली में फिर से आग की गेंद बना दी।
किन्ही ने सराहा, बधाई हो तुम्हें आग की शक्ति के लिए। इसका मारक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। वाकई युनहुआन किस्मत का दुलारा था। उसकी मिली हुई शक्ति उस समय की सबसे घातक शक्तियों में दूसरी सबसे ऊंची मानी जाती थी। किन्ही को याद आया कि पिछले जीवन में वह और युनहुआन दोनों ही दो दो शक्तियों वाले थे। युनहुआन ने तब आग और स्पेस यानी अंतरिक्ष की शक्ति हासिल की थी, लेकिन युनहुआन की स्पेस शक्ति दूसरों से अलग थी। वह केवल चीजों को स्टोर नहीं कर सकता था, बल्कि खुद का एक पूरा अलग स्थान बना सकता था और उसका स्वामी बन सकता था। उसे याद आया एक बार जब वो एक बेस को बचाने गई थी जिसे हजारों ज़ॉम्बियों ने घेर रखा था और सब लोग हार मानने ही वाले थे, तब युनहुआन आया था। उसने बस एक सहज से इशारे में 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बियों को अपनी अंतरिक्ष शक्ति में कैद कर लिया था और फिर बस एक विचार से उन सबको विस्फोट करा दिया। युनहुआन की ये स्पेस शक्ति जैसे एक राज्य थी, एक ऐसा क्षेत्र जिसका वो राजा था। युनहुआन ने सिर हिलाया, धन्यवाद, तुम्हारी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। फिर दोनों कुछ समय के लिए चुप हो गए। कुछ देर बाद युनहुआन ने कहा, कोकोनट मतलब दुरुवान को पानी की शक्ति मिली है और चुमोही को लकड़ी की। किन्ही जानती थी कि युनहुआन के 5 भाइयों को अलग अलग शक्तियां मिली थीं, पानी, लकड़ी, धातु, मिट्टी और जहर। लेकिन किन्ही को अजीब लगा, 5 शक्तियां थीं, पर उसने तो अब तक सिर्फ 4 लोगों को ही देखा था। आखिरी वाली लड़की कहाँ थी? विचारों में डूबी किन्ही ने बाहर से शांत रहते हुए कहा, मुबारक हो। ये दोनों शक्तियां बहुत काम की हैं, खासकर पानी की। इससे आगे चलकर बर्फ की शक्ति भी मिल सकती है। युनहुआन ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और कहा, कोकोनट को अच्छा खाना बहुत पसंद है और चूहे को चमचमाती चीजें। किन्ही समझ नहीं पाई कि युनहुआन ये सब क्यों बता रहा है। शायद उसकी बुद्धि को चार्ज करने की जरूरत थी। वो क्या कहना चाहता था, ये बात किन्ही की समझ से बाहर थी, लेकिन कहीं न कहीं ये सब दिल के किसी कोने को छू जरूर गया। चैप्टर 37 मुलाकात। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? किन्ही ने सीधे पूछा। युनहुआन खड़ा हो गया, होंठ भींचते हुए बोला, बस टीम में अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए। इतना कहकर युनहुआन अपने लंबे कदमों से बाहर चला गया। किन्ही हल्की सी मुस्कुराई, फिर नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। उसे गेहूं से बनी चीजें बहुत पसंद थीं और आज वो नाश्ते में मोमोज बनाने वाली थी। जैसे ही उसने सोचा, उसके हाथ में 3 पैकेट फ्रोजन मोमोज प्रकट हो गए। कुछ ही देर में पतली सी परत वाले स्वादिष्ट मोमोज तैयार हो गए। ये सुपरमार्केट वाले छोटे मोमोज थे, लेकिन अंदर भरावन काफी ज्यादा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किन्ही ने खाना बस तैयार ही किया था कि तभी लिन छिंग को खुशबू आई और वो रसोई में चला आया। जैसे ही उसकी नजर उबलते मोमोज पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी, पर अगले ही पल वो भाव गायब हो गया। वो मुस्कुराया और बोला, किन्ही, तुम तो कमाल हो, मोमोज से भी इतनी शानदार खुशबू ला दी। फिर वो पास आकर सूंघने लगा, मुंह में पानी आ गया और तारीफें करता ही गया, वाकई बहुत जबरदस्त खुशबू है। किन्ही ने उसे कटोरी और चॉपस्टिक पकड़ाए, अगर जल्दी खाना है तो मदद भी करो। लिन छिंग ने फौरन हाँ कहा और जल्दी से काम में लग गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब किन्ही आखिरी बर्तन मोमोज लेकर लिविंग रूम में आई, युनहुआन की पूरी टीम वहां मौजूद थी, 5। किन्ही ने भौहें उठाई, फिर सोफे पर बैठे उस भोले चेहरे वाले लड़के और एक सुंदर गुड़िया जैसे चेहरे वाले को देखा। उसने सोचा, ये दोनों शायद दुरुवान और छू मोहे होंगे। किन्ही कुछ कहती उससे पहले ही वो भोले से दिखने वाला लड़का पास आया और उसके हाथ से मोमोज वाला कटोरा ले लिया। उसने सर खुजलाया और एक भोली सी मुस्कान दी, मेरा नाम दुरुवान है। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। अब तुम दुरुवान की मेंटर हो। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, चाहे पहाड़ों में आग हो या समंदर में तूफान, मैं मदद करूंगा। दुरुवान एकदम सीरियस लग रहा था जब वो ये कह रहा था, और वो सच में यही सोचता था। उसे अच्छी तरह पता था कि उस समय हालात कितने खतरनाक थे, और अगर उसकी जगह कोई और होता, शायद वो मदद नहीं करता। उसे किन्ही का मकसद नहीं पता था, पर उसने ठान लिया था कि वो उसका एहसान जरूर चुकाएगा। वैसे भी किन्ही की आंखों में एक साफ सुथरापन था और उसे ये भी लग रहा था कि किन्ही कोई बुरी इंसान नहीं है, जबकि वो खुद और उसकी टीम उतने अच्छे भी नहीं थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छू मोहे ने काफी देर तक किन्ही को सिर टेढ़ा करके देखा, फिर उसके गुलाबी होंठ हिले, तुम्हारा और बॉस का एक जैसा हो रहा है। किन्ही ने भौहें चढ़ाई, इसका मतलब क्या है? तभी छू मोहे धीरे धीरे उठा और अचानक किन्ही को गले लगा लिया। उसका सिर किन्ही से रगड़ने लगा, उसका गुड़िया जैसा चेहरा लाल हो गया और उसकी नम सी आंखों में चमक आ गई। हम
मुझे तुम पसंद हो। किन यी ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे दूसरों का इतना करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने एक हाथ से छू मोहे को पीछे धकेल दिया और चेहरे पर नापसंदगी साफ थी। लिन छिंग ये देखकर हैरान रह गया, छू मोहे को इतनी जल्दी किन यी इतनी पसंद आ गई। उसका तो जबड़ा ही गिर गया। वो जानता था कि छू मोहे असल में कितना ठंडा और अलग थलग है। बाहर से जितना भी बॉस यून हुआन ठंडा दिखे, असल में सबसे ज्यादा दूरी बनाने वाला इंसान छू मोहे ही था। अब छू मोहे को यूं धकेला गया देखकर लिन छिंग की आंखों में सहानुभूति आ गई। बस अब गया काम से। उसे याद आया कि पिछली बार जिसने छू मोहे को इस तरह धकेला था, या तो उसकी बांह टूटी थी या हाथ। लिन छिंग ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अरे नहीं, ये सीन तो बहुत डेंजरस है, मैं तो नहीं देख पाऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किन यी को नहीं पता था कि वो अभी अभी अपनी बांह खोने की कगार पर खड़ी थी, लेकिन अगर उसे पता भी होता तब भी वो छू मोहे को बिना हिचक धक्का देती। उसे लोगों का इतना पास आना पसंद नहीं था, और सबसे अहम बात वो नहीं चाहती थी कि उसकी असली पहचान किसी को पता चले। हालांकि शाओ लान ने उस पर एक इल्यूजन टेक्निक इस्तेमाल की थी जिससे वो पूरी तरह एक लड़की जैसी दिखती थी, लेकिन वो बस एक भ्रम था। अगर कोई बहुत करीब आए और उसे छू ले तो उसकी पहचान छिपी नहीं रह सकती। चपरट 38 छोटा 7वां। क्योंकि वो अब भी विकास के दौर में थी और उसे अपना सीना बांधने की जरूरत नहीं थी, इसलिए अब छू मोहे को वो हल्का फर्क साफ महसूस हो गया था। अच्छी बात यह थी कि पुराने सालों की कुपोषण की वजह से उसका शरीर अब भी काफी सपाट था, इसलिए उसे फिलहाल किसी चीज की चिंता नहीं करनी थी। जब किन यी ने उसे धक्का दिया तो छू मोहे कुछ पल तक बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखता रहा। उसकी पानी जैसी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो कुछ पल पहले थी, बस एक गहराई और अजीब सा अंधेरा था। लिन किंग को एक पल के लिए लगा जैसे अब खून बहने ही वाला है, लेकिन तभी छू मोहे अचानक हंस पड़ा। वो किन यी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे दीवाना हो गया हो, और बड़बड़ाया, बस यही है, यही वही एहसास है। यहाँ तक कि मुझे धक्का देने का अंदाज भी बॉस जैसा ही है। लिन किंग का मुंह एकदम टेढ़ा हो गया। ये बंदा तो पूरी तरह बॉस के प्यार में पागल हो चुका है। ये हद पार कर चुका है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि जब उसे और लिन बाई ने इस बंदे की जान बचाई थी, तो ये हर बात में यूं उनके ही पीछे क्यों भागता है। लिन किंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सब का मतलब क्या है। किन यी ने हल्की सी भौहें उठाई, आंखों में थोड़ी ठंडक थी। मैं किन यी हूँ, तुम्हारा बॉस नहीं। लेकिन किन यी के ये कहने पर छू मोहे की आंखों में दीवानगी और भी बढ़ गई। डांटने का तरीका भी बिल्कुल बॉस जैसा है। किन यी का मुंह एक पल को फड़क गया। ये बंदा इंसानी भाषा समझता भी है या नहीं, या फिर कहीं ये मसोचिस्ट पीड़ा में भी सुख पाने वाला तो नहीं। उसने अपना सिर झटका और दिमाग से ये बेकार ख्याल निकाल फेंके। छू मोहे अब भी किन यी के चिपकने ही वाला था, तभी यूं हुन की ठंडी आवाज आई, छू ही, इधर आओ। जैसे ही बॉस की आवाज सुनाई दी, छू मोहे जो अब तक किन यी से चिपक रहा था, तुरंत उठकर चुपचाप चला गया और एक सुंदर सी गुड़िया की तरह बैठ गया। अब सब लोग 6 लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद यूं हुन ने डू रुअन और छू मोहे को बताया कि किन यी अब उनकी टीम का हिस्सा होगी। डू रुअन ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हंसते हुए बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये तो और भी अच्छा हुआ कि उपकार करने वाली अब हमारी टीम में है। बेनिफैक्टर, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। लिन किंग की आंखें मटक गईं। उसे किन यी की कल वाली क्रूरता याद आ गई। मन ही मन सोचा, पता नहीं कौन किसकी रक्षा करने वाला है आखिर में। छू मोहे एकदम चुप था, इतना चुप कि लिन किंग को लगा अब ये कोई ड्रामा करने वाला है। लेकिन अचानक वो अपनी आंखें मसलता है और मुस्कुरा उठता है, याई की टीम में आने से तो मजा आ गया। मैं तो पूरी तरह से स्वागत करता हूँ। लिन किंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने किन यी को ऊपर से नीचे तक देखा। ये बंदा है क्या चीज। एक तो हमारे बर्फ जैसे ठंडे बॉस ने इसे टीम में रख लिया और अब ये छू ही भी इसके पीछे दीवाना है। ये इंसान नहीं, खुदा का लाडला है। और इस तरह किन यी यूं हुन की टीम का हिस्सा बन गई। जब डू रुअन और छू मोहे दोनों ने किन यी की टीम में शामिल होने को लेकर सहमति जताई, तो लिन बाई खुश होकर बोला, हमारी टीम में सबकी उम्र के हिसाब से सीनियरिटी तय होती है। याय, तुम कितने साल के हो? किन यी ने हल्के से होंठ भींचे, 16। लिन किंग हैरान रह गया, इतने छोटे। किन यी ने उसे ठंडी नजर से देखा, क्या कुछ कहना है? लिन किंग कांप गया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं। हे भगवान, ये 16 साल का है और इसकी हरकतें हमारे बॉस जैसी हैं।
यू हुन ने लिन किंग को एक ठंडी गहरी नजर से देखा, जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। लिन किंग ने घबराकर गला साफ किया। यू हुन ने फिर अपना ध्यान वापस मोड़ा और बोला, अब तुम हमारी टीम के सबसे छोटे हो, हमारे 7वें सदस्य। डू रुन ने भोलेपन से कहा, छोटा सातवां। किन यी की भौहें सिकुड़ गईं, नाम बदलो। छोटा सातवां, सुनते ही उसे एक अजीब चीज की याद आ गई। डू रुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, ठीक है, पुराना सातवां। लिन किंग एकदम हंसी रोक नहीं पाया। ये भोला सिरफिरा तो कमाल का है। चैप्टर 39। भाई। किन्ही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उस ठंडी मुस्कान में जरा भी गर्माहट नहीं थी। डू रुआन जो अभी तक बेवजह हंस रहा था, उसकी रूह तक कांप गई। ये अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है, उसने मन में सोचा। किन्ही के गुस्से की आंच को समझते हुए लिनबाई ने जल्दी से माहौल संभालने की कोशिश की, क्यों न हम इसे चीची बुलाएं। मुझे तो ये नाम प्यारा लग रहा है। लिन छिंग ने माथे से पसीना पोंछते हुए फौरन हामी भरी, हाँ, चीची तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब से तेरा नाम चीची। ओहो, बाप रे, इसकी मौजूदगी में तो ऐसा लगता है जैसे बॉस खुद सामने खड़ा हो। अब समझ में आया क्यों चूहे इतनी जल्दी इसे पसंद करने लगी, लिन छिंग ने मन में सोचा। किन्ही ने खुद को शांत किया। चीची नाम तो वो झेल सकती थी। लिनबाई मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें भी एक कोडनेम चाहिए। यून हुआन की टीम के हर एक सदस्य का अपना एक यूनिक कोडनेम था। जब असली नाम बताना ठीक न हो, तो ये कोडनेम इस्तेमाल करते थे, और धीरे धीरे वही नाम उनकी पहचान बन जाता था। किन्ही को पहले से ही ये बात पता थी। उसे मालूम था कि लिनबाई का कोडनेम था दाबाई, और लिन छिन को फॉक्स कहा जाता था। लेकिन नाम रखने में किन्ही हमेशा से ही बेकार थी, जैसा कि उसके छोटे आइस फीनिक्स का अजीब नाम देखकर भी समझ आ गया था। इस वक्त भी उसके दिमाग में कोई ढंग का नाम नहीं आ रहा था। काफी देर सोचने के बाद उसने धीरे धीरे मेज पर अपनी पतली गोरी उंगलियां थपथपाईं और बोली, कैसा रहेगा ओवरलॉर्ड। उसे लगा ये नाम बहुत दमदार है और उस पर जमेगा। लिन छिंग तो पानी पी रहा था, लेकिन ये सुनते ही वो पानी मुंह से बाहर फेंकते फेंकते बचा। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाला लिन बाई भी हंस पड़ा। किन्ही की हाइट ओरिजिन स्पेस की मैरोज वॉशिंग की वजह से थोड़ी जरूर बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो लड़की ही थी और यून हुआन और बाकी लड़कों के मुकाबले काफी छोटी। भूख की बीमारी और कमजोर शरीर की हालत से उसने धीरे धीरे तो बाहर निकलना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी। लड़की होने के नाते वो पहले से ही दुबली पतली थी, और ऊपर से सबको तो यही लगता था कि वो लड़का है। लिन छिंग और बाकी सभी को साफ दिख रहा था कि किन्ही काफी कमजोर है, और जाहिर था कि उसने अभी तक खुद को पूरी तरह से पोषण नहीं दिया। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी, लेकिन उसमें वो स्वस्थ चमक नहीं थी जो होनी चाहिए थी। चेहरा इतना खूबसूरत था कि कई लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लगता, और उसकी बर्फ सी ठंडी शख्सियत उसकी औरत जैसी झलक को थोड़ा कम कर देती थी। लेकिन पहली नज़र में लोग उसे एक प्यारा सा लड़का ही समझते। इसलिए जब उसने खुद को ओवरलॉर्ड कहा, तो सबको ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा बड़े साइज की शर्ट पहनकर चला आया हो, एकदम मजाक लग रहा था। यहाँ तक कि हमेशा गंभीर रहने वाला यून हुआन भी हल्का सा मुस्कुराया। लिन छिंग को अचानक अपने 16 साल की उम्र की याद आ गई, और फिर उसने किन्ही की तरफ देखा, उसका दिल भर आया। यून हुआन ने उसकी कमजोर काया को देखते हुए कहा, बहुत दुबली हो, ज्यादा खाया करो। किन्ही को ताज्जुब हुआ। ये बर्फ जैसे सख्त लड़के ने उसकी चिंता की, लेकिन लिन छिंग और बाकी लोगों को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। उन्हें पता था कि उनका बॉस बाहर वालों से चाहे जितना सख्त हो, लेकिन अपनों के लिए दिल से फिक्रमंद होता है, बस जाहिर करना नहीं आता। लिन बाई ने भी सहमति में सिर हिलाया, बॉस ठीक कह रहा है। ये तुम्हें और खाना चाहिए। लिन छिंग की नज़र में किन्ही का हाल किसी अपने पुराने अतीत जैसे लग रहा था, कुछ वैसा ही जैसा एक वक्त पर लिन बाई था। उसे मालूम था कि किन्ही बाहर से मासूम लग सकता है, लेकिन अंदर से वो भी कम नहीं है। फिर भी दिल करता था उसका ख्याल रखने का। उसे ये भी पता था कि इस दौर में खाना जुटाना आसान नहीं, लेकिन उसने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किन्ही को ठीक करेगा, उसे ताकतवर और स्वस्थ बनाएगा। यून हुआन की टीम का हर सदस्य एक दूसरे को अपना मानता था, और अब जब किन्ही उनकी चीची बन चुका था, तो वो भी अब उनका अपना भाई था, और उसकी हिफाजत करना अब सबकी जिम्मेदारी। चैप्टर 40। प्रिंस। चू मोहे ने अपनी भीगी सी आंखें झपकाईं और अपने गुलाबी होंठ भींचते हुए बोला, ये तुम ज्यादा खा लो। बहुत हुआ तो मैं थोड़ा कम खा लूंगा।
चू मोहे के पास बैठे दूरवान ने अपना हल्का सा झटका खाया, सिर उठाया और गंभीरता से छिन यी की तरफ देखा। उपकारिणी, आप चिंता मत करो, जब तक मेरे पास खाना होगा मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। वो तो लगभग कसम खाने वाला ही था, जैसे डर हो कि छिन यी उस पर भरोसा ना करे। छिन यी के होंठ थोड़े फड़के, लेकिन उसके दिल में हल्की सी गर्मी महसूस हुई। बहुत वक्त हो गया था किसी और की परवाह या फिक्र महसूस किए हुए। उन सालों ने जो उसने लैब में काटे थे, उसके पहले गर्म दिल को भी ठंडा कर दिया था। अब वो किसी पर यकीन करना ही भूल गई थी। लेकिन इन 5 लोगों को देखकर छिन यी ने सोचा कि शायद एक बार फिर भरोसा किया जा सकता है। ये एक जुआ था, पर छिन यी ये जुआ खेलने को तैयार थी। लेकिन अगर उन्होंने उसे मायूस किया तो वो उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अगर भविष्य में वो यंग एम्परर उसे धोखा देता तो छिन यी उसे अपने साथ खींचकर नर्क तक ले जाती, चाहे खुद भी मिट क्यों न जाए। इतनी बातें हो गईं, पर छिन यी का कोडनेम अब भी तय नहीं हुआ था। ओह लॉर्ड भी बुरा नहीं था। अगर छिन यी जिद करती तो सब मान जाते। आखिर उसमें वो खतरनाक मारक ताकत थी। पर लिन छिन को लगता था कि कोई और नाम है जो उससे और बेहतर मेल खाता है। उसने आधे दिन तक सोच लिया, लेकिन दिमाग में कुछ आया ही नहीं। युन हुआ ने छिन यी की तरफ देखा, उसके पतले होंठ हल्के से हिले। प्रिंस। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन बहुत गहरी और मन को छू जाने वाली थी। लिन छिन की सोच वहीं अटक गई और जैसे ही उसने ये नाम सुना वह जोश से भर गया। बस यही है, यही नाम है, प्रिंस। जैसे ही युन हुआ ने वो कहा, चू मोहे को छोड़कर सबकी आंखों के सामने वही पल ताज़ा हो गया जब छिन यी ने उन्हें बचाया था। उस दिन छिन यी ने हाथ में बड़ा सा चाकू लिए आराम से मगर तेजी से उनकी तरफ कदम बढ़ाए थे। उसका चलना भी तेज था, पर फिर भी उसमें एक अजीब सा ठहराव था, और वो चाकू उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई तलवार नहीं बल्कि कोई फैन हो। कुल मिलाकर वो किसी पुराने जमाने के राजकुमार जैसी लग रही थी, जैसे वक्त का दरवाज़ा खोल कर आए हो। इस बार सबने इस कोडनेम को दिल से अपनाया। छिन यी ने भी हल्के से सिर हिलाया, उसे भी ये नाम पसंद आया। और इस तरह हमारी छिन यी को मिला उसका दूसरा नाम, प्रिंस। चू मोहे छिन यी के पास आया और मासूम सी मुस्कान के साथ बोला, किकी, तुमने उस दूसरे इंसान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। छिन यी चुप रही। अगर कोई खुद नहीं बताना चाहता तो वो भी जबरदस्ती नहीं करती। हर किसी के अपने राज होते हैं, उसके पास भी थे, इसलिए जो नहीं बताना चाहते उनसे सवाल करना बेकार है। जब चू मोहे ने देखा कि छिन यी कुछ नहीं कह रही तो उसने खुद ही बता दिया, वो इंसान मेरी बड़ी बहन है। उसका नाम है चूचू और उसका कोडनेम है कैना फ्लावर। छिन यी इस नाम को पहचानती थी, वो युन हुआन की टीम की इकलौती लड़की थी। सुना था कि वो युन हुआन से प्यार करती है और उसी के लिए सारी उम्र कुंवारी रहने की कसम खा चुकी है। हालांकि ये सब अपोकैलिप्स के बाद हुआ था। छिन यी को ये नहीं पता था कि अभी तक वो चूचू युन हुआन को चाहने लगी है या नहीं। यही सोचते सोचते छिन यी ने एक नज़र युन हुआन पर डाली। वो सच में बहुत हैंडसम और ताकतवर था। उसके एम्पायर बनाने से पहले भी छिन यी ने सुना था कि कितनी लड़कियां उस पर मरती थीं। कुछ तो साथ में शादी करने को भी तैयार थी, लेकिन उसने कभी किसी लड़की को पास तक नहीं आने दिया। कुछ अफवाहें तो ये भी कहती थीं कि ये यंग एम्परर गे है और लड़कों में दिलचस्पी रखता है। युन हुआन किसे पसंद करता है, लड़की या लड़का, इसका छिन यी को कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि चूचू को वो सबसे अलग ट्रीट करता था। बाकी लड़कियां उसके पास भी नहीं आ सकती थीं, लेकिन चूचू उसके बेहद करीब थी। और युन हुआन उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था, यूं कहो कि उसे बहुत स्पॉइल करता था। उधर चू मोहे अब भी लगातार बोले जा रहा था, जब हम निकले थे दीदी घर पर ही थी। किसे पता था कि दुनिया ही बदल जाएगी। हम तो किसी तरह बच गए हैं, बस अब ये नहीं पता कि वो कैसी होगी।